नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से कुछ हल्का दबाव देखने को मिला है, लेकिन एक और सत्र जहां पर मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। क्या होगी आज की क्लोजिंग रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का मूड। निफ्टी शिखर से 160 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस है आज भी कायम। सरकारी बैंक और रियल एस्टेट स्टॉक्स में सबसे तगड़ी तेजी, दोनों ही सेक्टर्स में 2% से ज्यादा का उछाल। आईओबी, यूको जैसे शेयर 10% उछले। स्टॉक स्प्लिट की तैयारी से कैनरा बैंक में 5% भागा। शानदार नतीजों के बाद ट्रेंट में 14% से ज्यादा की रैली, बना वायदा का टॉप गेनर। Q3 में दुगने से ज्यादा हुआ मुनाफा, मार्जिन में भी 4% से ज्यादा की बढ़त। वहीं अनुमान पर खरे नहीं उतरे नेस्ले के रिजल्ट, उम्मीद से कम बढ़ा मुनाफा और मार्जिन। अदानी ग्रुप शेयरों में आज लौटी खरीदारी। अदानी ग्रीन 8% से ज्यादा उछला। अदानी टोटल, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और पावर के स्टॉक्स 4 से 5% भागे। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत। 1,12,000 करोड़ रुपए के जीएसटी डिमांड नोटिस पर थोड़ा सा नरम रुख रख सकती है सरकार। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर के बाद डेल्टा कॉर्प का शेयर 7% चढ़ा। और कल आएंगे दो निफ्टी की कंपनियों के नतीजे। ग्रासिम और अपोलो हॉस्पिटल पेश करेंगे अपनी तीसरी तिमाही का परफॉर्मेंस। साथ ही बायोकॉन, यूबीएल समेत वायदा की 8 कंपनियां डिक्लेयर करेंगी अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स। ओके, चलिए फिर गुड आफ्टरनून। हॉटस्टार में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे इस समय मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी को लेकर। और देखिए, मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। एक दो चीज़ें जो मार्केट ने क्लियर कर दी हैं कि टेक्सचर बहुत मजबूत है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड। आज शायद एक इंटरडे ओपनिंग के बाद एक 1 स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन 2 स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए मार्केट, 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए मार्केट तैयार है। एक चीज़ क्लियर है हर्षदा कि गिरावट में खरीदारी करेंगे आप तब पैसा बन रहा है, और लॉन्ग कैरी करेंगे तब पैसा बन रहा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आज चेज़ करूंगा मार्केट को गैप अप के बाद, तब मार्केट पैसा नहीं बना के दे रहा है। कल स्क्रीन पर तेज़ी हुई हमारे सामने और आज गैप अप मिला, तो अगर आपने कल लिया तो पैसा बना आपका। आज आपने लिया तब भी पैसा बनेगा आपका। ऐसा नहीं, अगर आपने 22,053 पर लिया है ना, तब भी आपका पैसा बनेगा। लेकिन बस इशू यही होगा कि फिर आपको थोड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 3-4 दिन के लिए रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग का पैसा नहीं बन रहा है। आज प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में होती रहेगी। आज आईटी शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी है हमने, तो वो भी एक फैक्टर रहा है क्लियरली। तो इनफैक्ट मार्केट ने एक अच्छा डिप आपको दिया, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, और वो एक बार चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। और उसके बाद आ रही है रिकवरी। इस समय हल्की ही सही, लेकिन 12-13 पॉइंट ऊपर है। तो डे लो से अगर आप कंपेयर करेंगे, जो करीब 21,860 का था, वहां से हम तकरीबन 80-85 पॉइंट की बढ़त पर आ रहे हैं। अब वो क्या 22,000 के बियॉन्ड जाएंगे या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन अनुज, ट्रेड फिर अब ये जो मोमेंटम लौट रहा है, अब मोमेंटम नहीं, हल्की सी जो बढ़त आ रही है, वहां पर एक दाव या एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट तेजी की पोजीशन लेने का। एब्सोल्युटली। देखिए, आज निफ्टी ने क्या किया है, आज निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस 1 तक पे खुल के वहाँ से स्लिप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोर्ट भी लिया मार्केट ने। 21,860 जो कल का लो था उससे थोड़ा, सॉरी आज का लो जो था 21,860, वो कल के जो सपोर्ट लेवल थे उससे बेटर रहा। 21,805 से वहाँ से बेटर ही रहा। तो इसके लिए निफ्टी में लॉन्ग रहें, और हमारा स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है 21,805 क्लोजिंग बेसिस पर। उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ भी क्लोज हो गए तो भी मैं इसको एक अच्छी क्लोज मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे मार्केट के लिए। हर डिप में ऐड करें और स्टॉप लॉस टाइट रखें और ऐड करें हर डिप में। देखिए, पैसा तभी बनेगा। अगर आप इंट्राडे में 100-150 पॉइंट की गिरावट से घबरा जाएंगे तो पैसा बनेगा नहीं फिर आपका बड़ा वाला पैसा। और अगली रेजिस्टेंस 22,053 पर जो आज का हाई है, और बड़ी रेजिस्टेंस 22,126 पर जो कि ऑल टाइम हाई है हमारा, वहाँ पर आएगा। दिक्कत क्या है? बैंक निफ्टी ने आज फिर निराश किया, और वो 45,500 टू 46,500 की रेंज में ही रहने वाला है कुछ टाइम तक। आज रेंज के मिडिल में खुले, वहाँ से स्लिप हो गए। लोअर लेवल पर सपोर्ट भी है 45,600 के करीब। हम लगातार बोल रहे हैं बाय करिए, 46,500 के करीब सेल करिए, वही चलता रहेगा।
और आज सुबह मैं कहा था कि एक प्रॉब्लम है HDFC बैंक। अब तो ट्रेडर्स कहेंगे कि क्या हम HDFC बैंक को किसी तरीके से बैंक निफ्टी से निकाल सकते हैं, मतलब क्योंकि वही दिक्कत है कि आज भी पूरा मूड आज बिगाड़ा वो सिर्फ HDFC बैंक ने बिगाड़ा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह पहले घंटे में ये क्लियर हो गया था कि HDFC बैंक में वापस सेलर आ गया और ये होता रहेगा, ये मतलब अभी कुछ टाइम तक कहीं नहीं जाने वाला। तो एक्स ऑफ दैट बैंक निफ्टी कितना चल सकता है ये आपको देखना है। और स्पेशली सरकारी बैंकों में हमने देखा है बहुत तगड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। SBI लीड कर रहा है और ऑफ कोर्स बाकी छोटे बैंक भी आए हैं, उस पर सब आएंगे। ट्रेंडिंग काउंटर्स ले उससे पहले एक ट्रेड आपको दिखाते हैं हम, और एक ट्रेड जिसको लेकर कन्विक्शन बहुत जोरदार रहा है वो है ट्रेंड, और जो कन्विक्शन के साथ इस मंच पर ये स्टॉक सजेस्ट किया गया है CNBC आवाज के मंच पर, वो स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर दे रहा है। आज 15% के गेंस, नंबर्स का इंतजार था, थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि कूल ऑफ देखने को मिला था प्री नंबर, तो प्री पोजिशनिंग स्टॉक में नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 15% की तेजी आएगी। ये हजदा क्या होता है ना, एक बार स्टॉक्स में मोमेंटम आता है ना, फिर आप उसके अगेंस्ट बेट मत करिए। तीसरा लगातार क्वार्टर है जिसमें स्टॉक री रेट हो रहा, 15% का सर्किट लग गया यहाँ पर। ये मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ अलग हो रहा है। कुछ देर में मांगले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अलग हो रहा है। लेकिन इस तरीके के नंबर, 370 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट, मतलब देखिए वाकई में गजब है। और जैसा आपने कहा, जब हमने पिछले क्वार्टर के बाद इसकी फर्दर री रेटिंग की बात की थी, उस दिन मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, मैंने उस पर डिस्कस किया था, हमने उस पर रील भी बनाई थी। उस दिन स्टॉक का भाव था 2800 रुपये, मुझे अच्छे से याद है, 2800 रुपये उस दिन स्टॉक का भाव था। और आपने सही बोला, उसके बाद से स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक मूव नहीं दिया, इनफैक्ट हायर लेवल से थोड़ा स्लिप भी हुआ। तो प्री पोजीशन नहीं थी, ये 3490। ये स्टॉक मुझे लग रहा है इसी महीने में 4000 हो जाएगा ये, क्योंकि अभी भी डिसबिलीफ है ना यहाँ पे लोगों को कि यार ये इतना महंगा है फिर भी चल रहा है स्टॉक का। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, इससे एक और क्या चीज़ मिलती है, सीख मिलती है। बहुत लोग कोशिश करते हैं रिजल्ट प्रीएम्प्ट करने की, सर इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है, कैसा आएगा। आप रिजल्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रेंड का रिजल्ट आने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी आपने अगर 5-6% भी ऊपर लिया होता तो भी इंट्राडे में 10% का मूव दे दिया इसने आपको। तो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ी ट्रेड इवेंट के बाद होती है। ये जो हम मार्केट में एक लेके चलते हैं ना कि सब कुछ प्रीएम्प्टेड है, नहीं, इवेंट के बाद अगर आप उसको ढंग से समझ सकें, मार्केट उसके बाद भी आपको बड़ी ट्रेड देता है। अब देखिए 15% के सर्किट पे आ गया, पता नहीं कब खुलेगा इसका सर्किट, लेकिन कल भी मुझे लग रहा है यहाँ 2-3 अपग्रेड्स आएंगे, 100% आएंगे। आई वोंट बी सरप्राइज, एक बहुत ही बढ़िया मूव रहा है और यहाँ पर अच्छी हरकत देखने को मिलेगी। अच्छा, स्पीच इंडस टावर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीब 215 रुपए प्रति शेयर पर 1.41% की इक्विटी के सौदे हुए हैं, इसीलिए वो स्टॉक एक स्पाइक दिखा रहा है। करीब 1-1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी बनती दिखाई दी है। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक आपके रेडार पर भी होना चाहिए। लेकिन कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो ऑफकोर्स हमने डिस्क्लोज कर ही दिया है, ट्रेंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और स्टॉक इनफैक्ट आसमान छूता हुआ 15% की तेजी। लेकिन दूसरे ट्रेंडिंग वाले काउंटर्स कौन से हैं? JSW स्टील 2-2.5% का इजाफा, ब्रिटानिया समय लगा लेकिन फाइनली चला, करीब 2% के गेंस, और वॉल्यूम पिक्चर इनका बहुत ही मजबूत रहा है। और डेल्टा कॉर्प, टिम्सी जयपुरी आपको एग्जैक्ट डिटेल बताएंगी। यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है ऑनलाइन गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो वो स्टॉक आज 8% ऊपर, हालांकि इंट्राडे में 10% से ज्यादा के गेंस इसने दिखाए हैं। मिड कैप साइड पर क्या है, तो एक सिरे से सरकारी बैंकों में तेजी बनी है। ऑफकोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज लीड कर रहा है उस मूव को, लेकिन यूको बैंक आप देखेंगे 8% ऊपर। कैनरा बैंक स्टॉक स्प्लिट की तैयारी है अगली बोर्ड बैठक में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एक पिक रहा है कई सारे जानकारों का, उसमें भी 4% के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। थोड़े से बैकफुट पर आज आईटी काउंटर्स हैं। इन्फी 2% नीचे, टीसीएस में 1% का करेक्शन, पावर ग्रिड नंबर से पहले करीब 2% नीचे है। अदानी पोर्ट में हम देख रहे हैं करीब 1% का नुकसान बनता हुआ। आईएक्स, ये वो कपलिंग का चक्कर इनके लिए बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। उस पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उस डेवलपमेंट पर स्टॉक आज 5% क्रैक करता हुआ। नवीन फ्लोरिन बहुत खराब परफॉर्मेंस, स्टॉक दबाव में। बायोकॉन कल नंबर्स आएंगे, उससे पहले करेक्ट करता हुआ। एमजीएल में भी हम देख रहे हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो तेजी और मंदी वाले सौदे हैं जहां पर आज हमने देखा है बड़े मूव्स नजर आए। इनमें से कुछ काउंटर्स पर डिटेल में आगे चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पैनल को करते हैं तैयार और आपके लिए वो सही ट्रेड्स क्या है इस समय के, वो लेना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह हमारा साथ दे रहे हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, विकास सालुंके, राजेश पालविया और रुचित जैन। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत संभव है, टिम्सी जयपुरिया को जोड़ेंगे। डेल्टा कॉर्प उस लिहाज से फोकस में आया भी है।
जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे, ट्रेंड एक हाईलाइट है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या फेवर में जा रहा है कंपनी के लिए, मंगलम मालू को आगे हम जोड़ने वाले हैं 220 पर। वी मार्ट रिटेल बहुत ही सॉलिड क्वार्टर रहा है वैसे तीसरी तिमाही का। कंपनी के सीएफओ आनंद अग्रवाल से होगी बातचीत 2:30 बजे। केमिकल स्टॉक स्पीक कमेंट्री पर आपके लिए एक झलक क्या बन रही है उस पर एक डेटा पॉइंट आपके सामने पेश किया जाएगा। 235 पर यतिन को जोड़ेंगे पीएसयू बैंक्स पर कोटक सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है उसकी चर्चा होगी। 245 पर ऑफ कोर्स कल आने वाले नतीजों की तरफ रुख करेंगे। आशीष से जानेंगे बायोकॉन यूबीएल क्या पेश करेगा, तो सुमित बताएंगे ग्रासिम और आरती इंडस्ट्रीज के लिए क्या खास रह सकता है इस क्वार्टर में। आज मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्डा जुड़ने वाले हैं। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स बीच में हम लेकर आएंगे शानदार स्टॉक पिकिंग और ऑफ कोर्स हमारा 4 का चौका भी। बिल्कुल, बहुत शानदार मोमेंटम मार्केट में और आज पूरा मतलब शो में बहुत कुछ है, आज बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है। तो शुरुआत करते हैं, फटाफट ट्रेड्स लेते हैं। सबसे पहले गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो चुना है मैंने इस वक्त वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें तेजी है और ब्रेकआउट इंडिकेटर 10,211 के आसपास ट्रेड करा है। स्टॉप होगा 10,170 का। इसका टारगेट क्या होना चाहिए? नियर टर्म में इसका टारगेट 10,300 होना चाहिए। मैं तो 10,400 फिर 10,500 भी पॉसिबल है। जो सेटअप है उसके बाद उसके हिसाब से अपमूव मिलना चाहिए 2-3 दिन के लिए, लेकिन 10,300 एक कंफर्टेबल टारगेट है अल्ट्राटेक सीमेंट। टेक में एक तेजी वाला ट्रेड 10,300 400 की तरफ बढ़ेगा। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। 660 पे एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो आरती इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 660 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 690 तक के टारगेट्स आपको आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में आप 670 वाला कॉल ऑप्शन 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर जो है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील पे। मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट मिला है। 841 पे ट्रेड हो रहा है। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसका टारगेट बनता है 860 का। सो इट्स अ बाय इन जेएसडब्ल्यू स्टील। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 830। 830 का स्टॉप लॉस, लेकिन तेजी की पोजीशंस आप क्लियरली लेकर चले जेएसडब्ल्यू स्टील में। रुचित, आफ्टरनून आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ग्रैन्यूल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर तो कुछ समय से स्टॉक में बनी रहे। आज स्टॉक पे इनफैक्ट जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे 2020 में ये स्टॉक ने 438 के हाईज बनाए थे, जिसके बाद एक लंबा समय का करेक्टिव फेज रहा है। वो हाईज भी ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। सो क्लियर बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिख रहा है। 431 के नीचे स्टॉप लॉस है कि ये स्टॉक में खरीदारी करे 456 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये हो गई कॉल ग्रैन्यूल्स पर। विकास सालुंके भी हमारे साथ। विकास जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लेंगे? देखो, मुझे भी आरती इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है, बट ऑलरेडी मानस जी ने इसको रिकमेंड कर चुके हैं। तो दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा एबीएफआरएल। यहाँ पे मुझे लगता है कि 260 के ऊपर वापस से ट्रेड करते हुए देखने मिले। हमने देखा है लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे रुक गया था 250-52 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 278 के टारगेट के लिए यहाँ पे एबीएफआरएल को बाय करना है। नीचे में 252 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करना और उसी रेंज से ऊपर में 278-280 के टारगेट यहाँ पे टेक्निकली देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरा रहेगा पीएफसी भी मुझे लगता है कि 464 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से आज पूरे दिन में कल के हाई के ऊपर सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट 2 दिन के जो हाई थे उसके ऊपर ये वापस सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है पीएफसी यहाँ पे बाय करना है। 4 और 78 इसमें भी एक टारगेट निकल के आ रहा है, तो ऊपर में 478 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है पीएफसी। और नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 455 का स्टॉप लॉस है। इसको 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बाय करके लेके जा सकते हैं। 60 मिनट में एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पे टेक्निकली एक देखने मिल रहा है अभी के टाइम में। तो मुझे लगता है पीएफसी एक अच्छा काउंटर है। ओके, देखिए धन्यवाद प्रस्ताव पर। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो आप साइड पे विजुअल्स देख रहे हैं। कुछ ही देर में कट करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे उसके बारे में तो उस पर भी कट करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट अ डाउट है ट्रेंट। इसकी बात कर लेते हैं। एक बार स्टॉक लेकर आइए। इस समय 15% की टेम्परेरी फ्रीज पर
और जिस तरीके का मूव है, जिस तरीके के पेंडिंग वॉल्यूम्स है 15% पर, लगता नहीं है कि ये 15% पे यहाँ रुकेगा आज। और जो सबसे ऊपर की ऑप्शन की स्ट्राइक है वो करीब करीब 3700 रुपये की है हर्षदा, मैं देख रहा था। खैर एनीवे, मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं तीसरा लगातार क्वार्टर मंगलम क्या मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली, मतलब एक्सप्लेन करिए कि हो क्या रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि बेसिकली जो जनपद वाला शॉपर है वो जूडियो जा रहा है। हाँ। तो एक्सप्लेन करिए कि नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले ये स्टॉक अभी 3500 रुपये का है, 5 साल पहले 350 रुपये का था। 10 बैगर हो चुका है 5 साल में, और पिछले 6 महीने में जैसे आप कह रहे थे कि 3 क्वार्टर्स में इनके नंबर शानदार आ रहे हैं, 6 महीने में डबल हो चुका है। तो रिजल्ट तो 50% रेवेन्यू ग्रोथ एट अ टाइम जहां एफएमसीजी कंपनीज को वो ग्रोथ मिलने में स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी है 50% रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। उसके लिहाज से एबिटा डबल हो गया, नेट प्रॉफिट भी 140 हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड में ये है कि पहले इसे वेस्ट साइड और ज़ारा की कंपनी मानी जाती थी। वेस्ट साइड स्टोर्स कितने थे, 250-300 पूरे देश में। फिर इन्होंने एक नया इन्वेंशन किया विच वाज जूडियो का फॉर्मेट। अब जूडियो के बायर्स कैसे हैं, जो दिल्ली में जनपद से खरीदते हैं या मुंबई में लिंकिंग रोड या अपने फैशन स्टोर से फैशन स्ट्रीट से खरीदते हैं, उन सबको अब एनवायरनमेंट एक ढंग का चाहिए था पर कपड़े की प्राइस वही चाहिए थी। तो एक जूडियो नाम का फॉर्मेट इन्होंने लगाया, और जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की ग्रोथ देख रहे हैं, वैसे उन लोगों को फैशन उन्होंने उनके स्टोर में अच्छे एनवायरनमेंट में उनके प्राइसेस पे दिया। ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारे कपड़े खुद बनाते हैं या प्राइवेट लेवल बेचते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी और ब्रांड का बेचते हैं, और कहीं उन्होंने टाटा, ट्रेंड या वेबसाइट कुछ नहीं लिखा। तो लोगों को लगा ये बहुत इंटरनेशनल स्टोर है, यहाँ जाते हैं, भाव अच्छे मिलते हैं तो चलते हैं। और शुरू में लोगों को लगा ये ग्रॉस मार्जिन डाइल्यूटिव होगा, ये होगा, बट एवरीवन अंडर एस्टिमेटेड भारत के बाइंग पावर। और इस क्वार्टर भी देखें तो उन्होंने सिर्फ 5 वेस्ट साइड खोला है, 50 जूडियो स्टोर खोला है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ग्रोथ इनके पास आया है रेवेन्यू का, दैट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम। और अब यही नहीं हो रहा है, कंपनी ने हाल ही में बोला था कि ऐसे कई सारे फॉर्मेट्स को वो सीड कर रहे हैं। 3 फॉर्मेट है उनके पास, एक स्टार जो ग्रोसरी बिजनेस है, अभी सिर्फ 60 स्टोर पर है, समोह और उत्साह, ये तीनों नेक्स्ट लीवर्स ऑफ ग्रोथ इनके पास होंगे। तो इनके नंबर्स अगर देखें तो FY21 में रेवेन्यू 2500 करोड़ होती थी इनकी साल की। अब पिछले 9 महीनों में उन्होंने 10,000 करोड़ रेवेन्यू कर लिया है। उनका प्रॉफिट रादर लॉस FY21 में 200 करोड़ का था, इस पहले 9 महीनों में उन्होंने 800 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी 90 गुना 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करती है, पर जिस हिसाब का ये ग्रोथ दिखा रही है, मुझे लगता है कि एनालिस्ट एस्टिमेट्स को भी उन्हें रिवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का उनका टारगेट पैट का वाज 980 करोड़, कंपनी ने 800 करोड़ तो पहले 9 महीने में कर दिए। वही एग्जैक्टली, ये एक सेकंड टाटा ग्रुप कंपनी बन गई जहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स वो आ रहे हैं जो कुछ समय पहले ईयरली नंबर्स होते थे। मैं ना लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कई चीज़ें ना आप कॉमन सेंस से अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे ना तो आपको दिख जाती हैं। मैं जब वो रील बनाई थी, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको याद होगा मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पर वो मेरी ट्रेन जो थी वो आनंद विहार टर्मिनल से थी। अब हमारे पास समय था कि क्या करें वहाँ पर, तो वहाँ पर एक ही मॉल था, वो गाजियाबाद वाला जो एरिया, उसमें एक ही मॉल था, वो कभी चलता नहीं था। तो हम चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे वो जूडियो, वो मॉल जिंदा इसलिए वापस हो गया क्योंकि वहाँ जूडियो खुल गया। तो इसके लिए मतलब ये मतलब अपने आप में एक क्लियर कट एक बड़ी केस स्टडी है जिस तरीके से ट्रेंड ने हो किया है। तो कल प्राइस टारगेट 4000 प्लस के भी हो सकते हैं, पॉसिबल है 100% 4000 प्लस तो होंगे ही, बेस केस होगा। पर एक और बात यह है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे आप बोल रहे थे कि अपना खुद का एनेक्डोटल एविडेंस यहाँ वहाँ घूमना चाहिए, हमें यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ रेंट वैसे नहीं है। तो मैंने लाइफ में कभी जूडियो स्टोर नहीं मैं वही कह रहा हूँ। तो वो गाजियाबाद जो आनंद विहार जो मैं स्केल वहीं पर है, क्योंकि वहीं पर स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और लोगों की इच्छा है कुछ अच्छा पहनने की, अच्छा खरीदने की। मैं हर्षदा आपको बता रहा हूँ, लिटरली मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था मेरा, मैंने जो पिछले हफ्ते बोला था कि भारत पर फोकस करें इंडिया की बजाय, मतलब लिटरली पैसा वहीं बनेगा इस समय स्टॉक मार्केट में। गुरांग शाह भी जुड़े हमारे साथ। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक पिक पर आए से पहले ट्रेंड पर कोई व्यू? अब 18% ऊपर स्टॉक। सेक्टर पसंद आता है अनुज, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से सबसे पहले तो। और हमें लग रहा है कि वो एक समय जो था ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म से और जो भी खामियाजा ऑफलाइन शॉपिंग एंटिटीज को भरना पड़ा था, वो अब मेरे ख्याल से इतिहास हो चुका है। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, जब मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन शॉपिंग करता हूँ तो एक एहसास महसूस होता है, कंफर्ट फीलिंग होती है।
और ट्रेंड के मैं शोरूम में गया था, फोर्ट में जो एक शोरूम है इनके पास, काफी बड़ा शोरूम है अनुज। और जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स पहले थे और अब के पास है इनके पास, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और वैरायटीज ऑफरिंग्स भी बहुत सारे हैं। तो ट्रेंड पर तो निजी तौर पर कवरेज नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्र की एक दूसरी कंपनी है शॉपर स्टॉक, जहां पर हमारी कवरेज है। कहने का तात्पर्य है कि काफी चैलेंजिंग लगता है सेक्टर। ऐसा क्यों है कि ट्रेंड पे कवरेज नहीं है अभी तक गौरांग? ट्रेंड पर कवरेज नहीं है रशिदा, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शॉपर स्टॉक पर काफी लंबे समय से हमारे आई गॉट दैट। मैं ये पूछ रही हूँ कि कब आप कवरेज शुरू करेंगे, कि क्या कोई खास क्राइटेरिया होता है? क्योंकि ये एक स्टॉक है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर आपसे भी लोग हजारों लाखों लोग पूछते होंगे ट्रेंड की पोजीशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या पहल की, हमारे जो यूनिवर्स ऑफ जो ब्रह्मांड है कवरेज का बुनियादी तर्क के आधार पर, वहां पर क्षेत्र के आधार पर हमने कुछ लिमिटेड कंपनियां रखी और परसेंटेज वाइज हमने प्रायोरिटीज दी है। लेकिन ये जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से मैंने इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही हमारी टीम को कुछ रीशफल करने को कहा है और एलोकेशन जो है हमारा वो बढ़ाने को किया है। उसमें से रिटेल क्षेत्र एक है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ट्रेंड के ऊपर मैं आपके साथ डिटेल में विस्तार से बात कर सकूं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहता हूँ, इसका नाम ट्रेंड नहीं ट्रेंड होना चाहिए था। क्या लगातार अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा ये, और अब नेक्स्ट सर्किट इसका 3642 पर है। वैसे जस्ट इन केस मुझे लग रहा है कि एक और शायद इसमें पुश बाकी है 20% का जो मूव आना है उसके बाद, क्योंकि कल मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको ब्रोकरेज के 4000 प्लस के टारगेट दिखेंगे, 100% दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानस, इस ट्रेड को सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स ने ब्यूटीफुली राइड किया है। अब क्या करें, नेक्स्ट टारगेट्स क्या ओपन हो रहे हैं ट्रेंड में? मानस आप म्यूट पर हैं शायद। माफ करिएगा। जो ट्रेंड है थोड़ी देर पहले मैं उसको एनालाइज कर रहा था टेक्निकली, तो जो उसके टारगेट है वो 3730 के आते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3730 का होगा। हालांकि अगर हम पोजिशन की बात करें और आने वाले 3 से 6 महीने की बात करें, तो जिस तरह का ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट में देखने को मिला है, उसके हिसाब से अगर हम एक टारगेट हमें सेट करने होंगे तो वो 4100 के होंगे। 4100, देखिए मानस ने टारगेट दे दिया 4100 का। अब देखते हैं कल सुबह में क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की राय आती है। और ऑफ कोर्स मैं इंतजार कर रही हूँ उस प्रेजेंटेशन का जहां पर वो ब्रेकअप आएगा कि ज़ूडियो ने एग्जैक्टली किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अच्छा गौरांग, हमने ट्रेंड तो डिस्कस कर लिया, आपको पसंद है शॉपर स्टॉप। आज का ट्रेड क्या है? तो आज के लिए जो एक स्टॉक पसंद आता है वो है ग्रासिम, 2110-11 के आसपास मौजूदा स्तर। और हमें लग रहा है कि जो भी अनुमान हमारा था नतीजों को लेकर के अब तक और जो भविष्य में नतीजे आएंगे, उसके आधार पर 2350-2400 तक के लक्ष्यांक ग्रासिम पर निर्धारित करे हैं। तो ग्रासिम पसंद आता है अर्षद। ओके, तो ग्रासिम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और आज इनफैक्ट इस पर आगे चर्चा करेंगे क्योंकि कल नतीजे आएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट वो भी आपके लिए करेंगे पेश। आज वैसे सीमेंट कंपनियों में जोश देखा गया है। हम बात कर रहे थे ट्रेंड, ज़ूडियो और ऑफ कोर्स ये टियर 1 टियर 2 में जो रिटेल की डिमांड लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है उसकी, तो अब इसी कड़ी में जोड़ते हैं वी मार्ट को भी, क्योंकि वी मार्ट भी अगर आप गौर करेंगे तीसरी तिमाही बहुत ही जोरदार रही है। कंपनी की आय में 14% का इजाफा देखने को मिला, मुनाफा 40% बढ़कर आया है, मार्जिन स्थिर रहे हैं, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीब 4% के आसपास रही है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आनंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। आपके नंबर से तो ये क्लियर कट रिफ्लेक्शन है कि जिन मार्केट्स में आप काम करते हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड है। मुझे सबसे पहले बताइए कि ये रिसेंट क्वार्टर में डिमांड एनवायरनमेंट कितना और मजबूत रहा है वर्सेस द लास्ट वन? जी डेफिनेटली पिछले 3-4 महीनों से डिमांड थोड़ी सी बेहतर और स्थिर होती हुई नजर आ रही है। हमारे फुटफॉल्स भी इस क्वार्टर में 23% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जो कि काफी दिन बाद देखने को मिला। बट ये फेस्टिव क्वार्टर होता है एंड इसमें सर्दी का भी जोर होता है, तो उसकी वजह से जो मर्चेंडाइज होती है थोड़ी महंगी होती है। तो क्वार्टर 3 हमेशा रिटेल के लिए थोड़ा स्ट्रांग होता है और हमारे लिए पर्टिकुलरली हमेशा से बहुत स्ट्रांग क्वार्टर रहा है। हमारी उम्मीद के हिसाब से थोड़े रिजल्ट्स हमारे हिसाब से थोड़े से कम हैं अभी भी, लेकिन ठीक है। आई थिंक 4% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है, उससे हम लोग खुश हैं, लेकिन हमारी उम्मीद थोड़ी ज्यादा की थी। उम्मीद थोड़ी ज़्यादा की थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गुड आफ्टरनून सर, फिर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन? जैसा आपने बोला ये सीजनली स्ट्रांग भी था क्वार्टर थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिर क्या टारगेट्स हैं आपके?
नहीं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट हमें 4-5% टारगेट करनी चाहिए और हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर उतना बड़ा क्वार्टर नहीं होता है, लेकिन चूंकि इस बार विंटर शिफ्ट हो गया दिसंबर से जनवरी में, तो थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए। एंड जो मार्च का महीना है, होली भी लेट है एंड ईद इस बार अप्रैल में थोड़ी अर्ली है, तो हो सकता हो उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। तो क्वार्टर 4 भी अभी तक तो थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। एक सीजनैलिटी का डिमांड होती है जो जब आती है आनंद जी, लेकिन कोर बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है और किन एनवायरनमेंट्स में ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है, अगर आप उसका अंदाजा हमें दे सकें। ये हमारा जो कस्टमर बेस है वो थोड़ा सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर बेस होता है, टियर 3 टियर 4 टाउन्स का, जहां पे जो खरीदारी होती है वो शादियों के आसपास या फेस्टिवल्स के आसपास ज्यादा होती है। तो हमारा कोर बिजनेस वही है एंड उसी कोर बिजनेस में जो कस्टमर है, जो हमारा कोर कस्टमर है, पिछले 3-4 साल से थोड़ा महंगाई की वजह से ज्यादा परेशान था एंड अभी भी जो नतीजे हम देख रहे हैं उसमें अभी भी टियर 1 टियर 2 टाउन्स में मजबूती ज्यादा है एंड जो छोटे शहर हैं, टियर 3 टियर 4 टाउन्स या शहर, वहां पे अभी भी उतनी मजबूती नहीं आई है। पहले से बेहतर हुआ है, लास्ट ईयर से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उतनी मजबूती नहीं है जितनी टियर 1 टियर 2 मार्केट्स में हम भी देख पा रहे हैं और बाकी रिटेलर्स भी देख पा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ट्रेंड की और वहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि क्लियरली जो जूडियो टाइप के रिटेल स्टोर्स है वहाँ बहुत धमाकेदार ग्रोथ हो रही है और इस तरीके के नंबर्स वो चर्न आउट कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ इस तरीके का कुछ ब्लॉकबस्टर आइडिया है क्या आगे के लिए? नहीं, हमारा जो आइडिया है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में यूनिक है और पिछले 20 साल से हम वही काम कर रहे हैं और उसी में हमारी एक्सपर्टीज है। आई थिंक हम लोग उसी पे कंटिन्यू करेंगे जिस जो चीज हमें आती है और अच्छे से आती है। थोड़े साइक्लिकल ट्रेंड्स हैं जिसमें कि हम शायद उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो कॉन्फिडेंस है हमारे कस्टमर्स के ऊपर और हमारे मार्केट्स के ऊपर, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। 2 प्लेटफॉर्म्स आपके स्पेसिफिकली जो वी-मार्ट के बियॉन्ड है, एक तो आपने जो लाइमरोड एक्वायर किया था और दूसरा अनलिमिटेड, वहां से कितना रेवेन्यू फ्लो आ रहा है या फिर आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये कितना आपको मदद करेगा अगले फिस्कल में? सो अनलिमिटेड जो हमने कॉन्सेप्ट एक्वायर करा था 2 साल पहले, वो साउथ इंडिया में है एंड साउथ इंडिया में वी-मार्ट हम उसको अनलिमिटेड के नाम से ही बुलाते हैं। तो जितने भी नए स्टोर्स भी हमने खोले हैं वो अनलिमिटेड के नाम से ही खोलते हैं हम साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में 2 साल के पहले हम मौजूद नहीं थे एंड अनलिमिटेड के थ्रू ही हमने साउथ इंडिया में एंट्री करी है एंड वो मार्केट हमें बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। उसमें हमने अच्छी ग्रोथ करी है। अभी जो रेवेन्यू शेयर है अनलिमिटेड का वो करीब 17% का है एंड हम इसको 17 से 20% के आसपास ही गोइंग फॉरवर्ड रखना चाहते हैं। जो लाइमरोड बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बिजनेस है, उसका जो लेने का उद्देश्य था वो मेन था हमारा जो वी-मार्ट के मर्चेंडाइज को ओमनी फॉर्मेट में पूरे कंट्री में डिजिटल कस्टमर्स को भी मुहैया कराना, उसके अलावा जो उनके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस हैं उनको वी-मार्ट का प्रोडक्ट और प्रोवाइड कराना। तो उसके ऊपर पिछले 1 साल से काम चल रहा है। अभी थोड़ा लॉस फंडिंग का समय है जिसमें हम पिछले 1 साल से उसमें थोड़ा हम लॉसेस बेयर कर रहे हैं, बट अच्छी चीज यह है कि पिछले 2 क्वार्टर से लगातार लॉसेस उसके कम हो रहे हैं। पिछले क्वार्टर में ही 22% लॉस कम हुए और इस क्वार्टर में भी 29% उसके लॉसेस और फर्दर कम हुए हैं। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं लाइमरोड बिजनेस में कि नेक्स्ट ईयर तक वो करीब 8 से 10% हमारे टोटल टर्नओवर का पार्ट बन जाए एंड उसमें हम ब्रेक इवन एटलीस्ट पहुंच पाए साल के एंड तक। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वी-मार्ट ने भी खैर इन इट्स ओन लीग अच्छा काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कई सालों में। आज 2180 पर ये स्टॉक करीब 4% ऊपर रहा। लेकिन बात करते हैं एक और स्टॉक की जो अब एफ&ओ का सेकंड टॉप गेनर है, वो है डेल्टा कॉर्प। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से CNBC TV 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो ये है कि GST डिमांड नोटिस पर सरकार थोड़ा सा जो अपना रुख है वो नरम कर सकती है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए टिम्सी जयपुरिया से बात करते हैं। टिम्सी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का रवैया ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ को जो शोकॉज नोटिसेस दिए थे पिछले बकाए के, उस पे थोड़ा नर्म होता पा रहा है। हमें सूत्र कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये डिमांड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कंपनियां शायद इनको ना पे कर पाए और इसको मद्देनज़र रखते हुए उनके प्रति
रवैया थोड़ा नर्म होता पा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ये सारी डिमांड्स जो थी जीएसटी की वो थी जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच में, और इसके प्रति सरकार ने एक लीगल ओपिनियन भी लिया कि क्या तरीका है कि सरकार और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच जो ये विवाद चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, कि उस पे एक वे आउट क्या हो सकता है, कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन क्या हो सकता है जब तक कि कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। पर उसके साइड बाय साइड क्या सरकार कुछ सोच समझ के एक ऐसा डिसीजन ले सकती है, या कोर्ट में अगर वो देखा जाए तो इस दौरान कि कैसे इन कंपनियों से ये वसूली करी जाएगी टैक्स की, जो कि ड्यूज़ का उनको नोटिस दे रखा है। अभी तक सरकार को ये लग रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की आर्ग्यूमेंट में एक मेरिट है कि वो इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड्स कैसे पे करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत मेरे ख्याल से एक आपको बता रहा है कि एक प्रूडेंस है। टिम्सी, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो कंपनियां नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। जैसा मैं बता रहा था, पिछले क्वार्टर के बाद डेल्टा कॉर्प गिरा नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा था आजकल उन्होंने क्या करना शुरू किया है। सारा इशू ये था कि एक बार आपने चिप्स ले ली, उसके बाद जीएसटी जो है वो जो आपने ओरिजिनल चिप्स लिए उस पर भी पहले बात हो रही थी कि सिर्फ विनिंग पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन अब एक नहीं, आपने जो ओरिजिनल चिप्स लिए उस पर भी जीएसटी लगे। अब इसमें डेल्टा कॉर्प का एक व्यू बहुत क्लियर है। ऑब्वियसली उससे थोड़ा हर्ट तो होंगे वो, लेकिन अगर आपने 1000 रुपये के चिप्स लिए तो उस पर आपको ऑब्वियसली 28% जीएसटी देना है। वो अब डेल्टा को अपनी पॉकेट से देने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली तो हारना ही है आपने, ठीक है, तो पैसा वापस आना है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्योंकि ज़्यादातर तो कसिनो में हार के ही आओगे आप, ठीक है। तो इशू वो है कि लेकिन अब 3-4 साल पहले कौन खेल के चला गया, मैं कितनी बार कसिनो गया हूँ, कितने बार मैंने चिप्स लिए, वो डेल्टा को अब सबको फ़ोन थोड़ा ना करता फिरेगा कि अब आपने पिछले 4 साल में इतने बार खेला था, अब आपको उसका जीएसटी देना है, तो वो अपनी पॉकेट से दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से अगर ये हो जाए हजदाब, इसमें बड़ा अगर है, देखिए क्योंकि ये सोर्स बेस्ड है, इसके लिए स्टॉक 8% ऊपर है। अगर ये एक्चुअल में आ जाता तो आज स्टॉक 30% भागता, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जो एग्जिस्टेंस 250 रुपये से गिरना शुरू हुआ था ये स्टॉक। मेरे ख्याल से अगर ये न्यूज़ आ गई, सही से हो गया, तो मेरे ख्याल से 200 रुपये, 225 रुपये तक स्टॉक जा सकता है, प्रोवाइडेड ये इन्फॉर्मेशन वाकई में सिर्फ सोर्स बेस ना रहे, वाकई में एक्चुअल में ऐसा आ जाए, तब ये स्टॉक मेरे ख्याल से यहाँ से चलेगा। सरकार उस पर वाकई एक्ट करे। जो टिम्सी कह रही थी ना, ये कंपनियां दे नहीं पाएंगी। ऑफ कोर्स 23,000 करोड़ का अगर आपने जीएसटी टैक्स नोटिस दे दिया है, वो डेल्टा कॉर्प कहाँ से दे पाएगा? और डेल्टा कॉर्प तो डेल्टा कॉर्प है, बाकी छोटी कंपनियों का क्या होगा जिनके सामने भी इस तरह के भारी भरकम टैक्स नोटिस आए हैं। इस पर बात गौरांग, डेल्टा कॉर्प क्या अटेम्प्ट करेंगे इन द होप, कोई होप ट्रेड लेना चाहिए, या फिर खबर आने दे, पक्की होने दे, मोहर लग जाए, उसके बाद ही ट्रेड लें? देखिए हर्षदा, खबर आने तक, मोहर लगने तक अनिश्चितता का वातावरण रहता है, पहली बात। दूसरी बात, आगे जा करके सरकार फिर से कौन सा ऐसा नियम लेके आएगी या नोटिस जारी करेगी जिसके कारण इन सब कंपनियों को तकलीफ हो। हालांकि ये मैं बिल्कुल मानता हूँ एक यूनिक बिजनेस मॉडल डेल्टा कॉर्प का है। ऑनलाइन गेमिंग की प्रतिस्पर्धा अलग है अपने तरफ से, लेकिन जिस प्रकार की, और इन्होंने नए प्रॉपर्टीज भी ओपन करने की बात की थी, एसेट्स क्लासेस खोलने की बात की थी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन कोई भी क्षेत्र की किसी भी कंपनी हो, चाहे वो डेल्टा कॉर्प हो या किसी और क्षेत्र की कंपनी हो, जब तक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण और मोहर नहीं लग जाती, तब तक किसी तरह का उतावलापन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 100%। ये एक बात जो गौरांग सर ने बहुत अच्छी कही है। अच्छा, इसमें इशू ही नहीं है, मैं कहता हूँ अगर कंफर्म भी आ जाएगा ना, उसके बाद भी ये नहीं है कि जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 350 वहाँ जल्दी से पहुँच जाएगा स्टॉक, क्योंकि एक जीएसटी का ओवरहैंग तो है ही, प्लस ये ओवरहैंग तो हमेशा रहेगा ना कि है तो इंटरवेंशन वाला सेक्टर, कल को कोई और इंटरवेंशन आ गया तो रेगुलेटरी, तो इसके लिए। लेकिन ये है कि मेरे को लग रहा है कि अगर ये एक्चुअल में आ गया तो 250-250 तक जाने का स्कोप है, अगर एक्चुअल में ये न्यूज़ वाकई में ट्रांसलेट हो गई इन रियलिटी तो देखते हैं वहाँ पर क्या डेवलपमेंट आती है। अच्छा, इस बीच कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मानस, अच्छा नहीं, राजेश जी, एक पर्टिकुलर स्टॉक, अच्छा बाय द वे राजेश पालविया भी जुड़ गए, तो 2 राजेश है। अच्छा, पहले राजेश पालविया जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड दीजिए। तब तक राजेश सातपुते, आप IEX पर एक चार्ट चेक निकाल के रेडी रखिएगा। पालविया जी। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैनफिन होम। स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे। स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स
880 890 की तरफ। तो कैनफिन होम फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 846 के आसपास। ओके तो ये इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ। कैनफिन होम्स आप गौर भी करें, पिछले 3 महीनों में 12-13% के रिटर्न्स दे दिया, अब भी एक बाय साइड का ट्रेड है। अब आते हैं आईएक्स पर। कल आईएक्स में तेजी थी उस अपडेट पर कि Q3 में या फिर जनवरी का जो बिजनेस अपडेट था वो काफ़ी ज़ोरदार था। आज वो कपलिंग वाला मामला एक बार फिर निकल कर आया है। एक शैडो पायलट तैयार किया गया है, वहाँ से कुछ डेटा पॉइंट्स लेंगे CERC जो रेगुलेटर है, और उसके बाद इवेंचुअली वो कपलिंग शुरू हो जाएगी। उस वजह से स्टॉक टूटा है। अब यहाँ पर अगर कोई ट्रेड है फंसा हुआ, राजेश सातपुते, क्या किया जाए कंसिडरिंग आज 5% करेक्ट हो चुका है? हर्षदा जी, अगर देखिए इसका चार्ट देखें या आप डेरिवेटिव्स का सेटअप भी देखें तो यहाँ पे हेवी शॉर्ट बिल्टअप है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये 21% का जंप है, प्राइस इज डाउन बाय 5%, तो यहाँ पे शॉर्ट का ही सिग्नल आता है। रही बात पुल बैक की, तो मुझे लगता है 148, 150 ये इसका बैरियर होगा। तो इस लेवल के आसपास अगर आपको एक रिलीफ मिलता है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि चार्ट यही सजेस्ट करता है कि एक पुल बैक के बाद ये फिर से टूटेगा 135 तक। तो इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। स्टॉप लॉस पोजिशनली हम मेंटेन करेंगे 152 का। ओके चलिए, ये आईएक्स 5% नीचे। अब बात करते हैं केमिकल स्टॉक्स की। यहाँ पर काफ़ी फोकस में कंपनियां, नंबर्स आ रहे हैं लगातार और काफ़ी शार्प रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आज फॉर एग्जांपल नवीन फ्लोरिन, जहाँ पर एक काफ़ी शार्प रिएक्शन आया। टाटा केमिकल्स में नंबर्स पर रिएक्शन आया था लेकिन उसके बाद रिकवरी आ गई थी। अब तक आई कमेंट्री पर एक डिटेल्ड लुक डालते हैं। हर्षदा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली निकल कर आया। हर्षदा बताइए। अनुज, जैसे आप देखेंगे केमिकल में सब कुछ अच्छा नहीं है, ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल, क्योंकि एक के बाद एक जो भी रिजल्ट्स हमने देखे हैं इस क्वार्टर में वो खराब रहे हैं और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वार्टर थोड़ा सा पेनफुल रहेगा। कुछ केसेस में जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही हुआ, कुछ केसेस में और खराब हुआ है। मिसाल के तौर पर यूपीएल ने वादा किया था कि H2 ऑफ FY24 स्थिति में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थर्ड क्वार्टर के नंबर्स खराब रहे। कंपनी कह रही है Q4 में भी कमजोरी कायम रहेगी, रिकवरी आएगी तो Q2 ऑफ FY25 में। SRF के केस में चौथी तिमाही में प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है, ये कह रहे हैं दिख सकता है सुधार, अभी भी वो कॉन्फर्मेशंस है नहीं। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा टाटा केमिकल्स और साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन की क्या कमेंट्री है। टाटा केमिकल्स कह रहा है कि सभी अक्रॉस सभी ज्योग्राफीज दरअसल डिमांड काफी कमजोर पड़ी है और यही नहीं, प्राइसिंग पर भी अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है, इसीलिए उन नंबर्स में हमने देखा था दबाव। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें नवीन फ्लोरिन पर, तो उनका मानना है कि ग्राहकों की तरफ से डिमांड धीमी पड़ती हुई दिखाई दी है, हालांकि अभी भी ऑर्डर कैंसिलेशंस वाली स्थिति नहीं आई है। लेकिन नवीन फ्लोरिन भी यही कह रहा है कि H2 ऑफ FY25 में स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में सुधार आएगा, उससे पहले नहीं। उम्मीद ये भी है कि मार्जिन्स धीरे धीरे करके सुधरेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर एक सार आप निकाले, ये तो हमने की कंपनियों की बात की, छोटी कंपनियां भी क्या कह रही हैं कि FY25 उनको उम्मीद है बेहतर रहेगा या अच्छा रहेगा कंपेयर टू जहां पर हम FY24 को छोड़ता देखेंगे। लेकिन हालात में सुधार कब आएंगे वो H2 पर निर्भर करेगा। H2 ऑफ FY25 में ही हालात सुधरने की उम्मीद है, उससे पहले नहीं। प्राइसिंग पर ज्यादातर कंपनियां कह रही हैं अब तक दबाव था, वो शायद बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से प्राइसिंग थोड़ी सी स्टेडी और इवेंचुअली बेहतर होने के आसार है। एक बड़ी चीज जो भारी पड़ी थी इन सभी केमिकल कंपनियों पर वो थी दरअसल डीस्टॉकिंग जो क्लाइंट्स कर रहे थे ग्लोबली, वो शायद अपने आखिरी चरणों में आ चुकी है, इसीलिए वो प्रेशर्स कुछ ईज ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बड़ी चीज जो सभी ने यूनिजन में कही है, एक सुर में कही है कि वो यही है, रिकवरी अगर आएगी तो वो FY25 के सेकेंड हाफ में ही आएगी, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे मैं बता रहा था हर्षदा, मैं कल एक्चुअली नवीन फ्लोरिन की कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था। मैंने थोड़ा आजकल एक नया वो निकाला है, शाम को मैं जब वॉक पे जाता हूँ तो मैं अर्निंग सीजन तो कोई ना कोई एक कॉन कॉल रिकॉर्ड कर लेता हूँ उस दिन की, जो मतलब रिकॉर्डिंग आजकल अवेलेबल होती है सबके लिए, और नया रूल है सेबी का। तो वो कॉन कॉल मैं सुन रहा था और मुझे सुन के काफ़ी लग रहा था कि काफ़ी नेगेटिव थी मैनेजमेंट, काफ़ी नेगेटिव। मतलब उनके नए सीईओ की भी तलाश जारी है, जब से सीईओ छोड़ के गए थे स्टॉक काफ़ी गिरा था। तो चेयरमैन थे और सीएफओ थे, दोनों काफ़ी नर्वस थे कॉल पर, और क्लियरली उनको कोई विजिबिलिटी नहीं है इस समय, और यही स्टॉक
जबकि 52 वीक लो पे था, पोजीशनिंग इतनी खराब थी, उसके बावजूद आज स्टॉक गिरा, क्योंकि देखिए क्लियरली क्योंकि महंगा है अभी भी स्टॉक महंगा है, ये एक दिक्कत है। खैर यहाँ पर गौरांग आप क्या करेंगे केमिकल स्टॉक्स में? क्या कोई स्टॉक अब लीप ऑफ फेथ पर या कोई इंप्रूवमेंट ऑफ नंबर्स पर कोई लेने लायक है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि निराशा है यहाँ पर, और शायद इस निराशा को पूर्ण रूप से इतिहास बनने के लिए समय लगेगा अनुज भाई। तो आपके पास निवेश की जो समय सीमा होगी वो मेरे ख्याल से पर्याप्त होनी चाहिए, 1.5-2 साल। उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं आंकड़े कुछ कंपनियों के। एक दो कंपनी अगर मैं यहाँ पर खरीदारी की राय दूं बुनियादी तर्क के आधार पर, तो पहली होगी पीआई इंडस्ट्रीज और दूसरी होगी पिटिलाइट। ये दो कंपनियां मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बेहतर रुझान दे सकती है। विकास, चार्टिकली ये जो बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं, यूपीएल, आपका एसआरएफ और आज आपका नवीन फ्लोरिन, इनमें स्थिति क्या उभर कर आ रही है? कुछ ट्रेड बन रहा है तेजी की तरफ या फिर शॉर्ट के साइड पर ही बैठेंगे आप? जी अगर देखो तो शॉर्ट तो यहाँ पे नहीं रिकमेंड कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे आ चुका है। बट मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर एसआरएफ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चांस पॉजिटिव लग रहा है। लास्ट कुछ दिनों में हमने नोट डाउन किया है कि लास्ट 15-20 दिन भी अगर देखो तो एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। एसआरएफ में जो ऊपर में जो ब्रेकआउट निकल के आ रहा है वो 2340, जैसे ये 2340 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मुझे लगता है एसआरएफ में एक अच्छा सा रुझान देखने मिल सकता है, उसके बाद एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। तो मुझे एसआरएफ का चार्ट यहाँ पे कंफर्टेबली एक पॉजिटिव साइड लग रहा है। नवीन फ्लोरो अभी भी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, यहाँ पे अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। चार्ट अभी भी वीक यहाँ पे साउंड करते हुए देखने मिल रहा है। बट अगर एसआरएफ की बात करो तो यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म एवरेज के फिलहाल तो एकदम नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जैसे ये ऊपर आता है 200 डीएमए के तो मुझे लगता है वहां से वापस एक रुझान पॉजिटिव होते हुए देखने मिलेगा। तो 2340 का यहाँ पे वेट करना है एसआरएफ में। अगर कोई पोजीशन बनाना है तो एसआरएफ जैसे ही ब्रेक करेगा तो वापस 2500 2600 की अपसाइड की रेंज यहाँ पे ओपन होते देखने मिल सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। बाय द वे, ऐसा डेल्टा कॉप 10% की टेम्पररी फ्रीज पर आ गया है। जो हमने रिविजिट किया उस स्टोरी को, उसके बाद देखिए अब 10% का मूव डेल्टा कॉप पर, अभी के लिए टेम्पररी फ्रीज यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, क्योंकि पहले 1-2 घंटे में इतना रिएक्शन आया नहीं था मार्केट में, उसके बाद बड़ा रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं पीएसयू शेयरों पर। सुबह हमने कोटक की एक रिपोर्ट की बात की थी। एक्चुअली उस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, और क्या क्या एग्जैक्टली कहा है कोटक ने उस रिपोर्ट में, यतिन ने उसको खंगाला है। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, मिड कैप्स पे भी कोटक का इसके पहले रिपोर्ट आया था, इसके पहले पीएसयू स्टॉक्स पे भी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, वैल्यूएशंस महंगे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है इसके अंदर भारी डेटा के साथ इन्होंने जस्टिफाई ये करने की कोशिश की है कि पीएसयू स्टॉक्स, स्पेशली जो कैपिटल गुड सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर से पीएसयू के जो शेयर्स भागे हैं, शायद अपसाइड यहाँ से लिमिटेड रह सकती है और रिस्क ज़्यादा रह सकता है निवेशकों के लिए, ऐसा इनका मानना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक की, तो इनका मानना ये है कि जो लॉन्ग टर्म वाइज बिजनेस में रिस्क आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसको मार्केट शायद इग्नोर कर रहा है। मीडियम टर्म की जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अनक्लियर हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिसका शायद इम्पैक्ट पीएसयूज पे पड़ सकता है। पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो पर से 92% का गेन आपने देखा है पिछले 12 महीने में। और अब कोटक को लगता है कि कैपिटल गुड सेक्टर में पीएसयू जो कैपिटल गुड नाम है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रह सकती है, मार्जिन्स पे आगे जाके प्रेशर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की तो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आएगा जहां वैल्यूएशंस अगर आप देखें 2019 में जब मोदी जी का सेकेंड टर्म था टू द करंट वैल्यूएशन, आपको चीजें महंगी दिखेंगी। बीएल का अगर हम ईवी एबिटा देखें मार्च 19 में तो 9 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था, आज 24 टाइम ट्रेड होता है। बीएचईएल 9 टाइम ट्रेड होता था लेकिन अभी क्वार्टर में लॉस है तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कोची शिपयार्ड की बात करें तो 5-5.5 के ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था और 25 टाइम ट्रेड हो रहा है। एचएल मार्च 19 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था और अब 21 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड हो रहा है, तो जो हायर साइड पे है ऐसा कोटक को लगता है। अब यहां से मूव करते हैं पावर पीएसयूज की तरफ, जहां रिटर्न ऑन इक्विटी की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यूएशन दे दें इन सभी पावर पीएसयूज को तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत प्रीमियम पे अब
रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन है वो ट्रेड कर रहे हैं। एनटीपीसी भी इनफैक्ट आपको मल्टी ईयर हाई वैल्यूएशन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा जहां एनएचपीसी की जो प्राइस टू बुक थी मार्च 2019 में वो थी 0.8, अब 2.5 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है। एनटीपीसी भी लगभग दुगने वैल्यूएशंस पे आ गया है अब। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड जैसा जो फिक्स्ड आरओई का धंधा है वो भी लगभग 2.5 टाइम ईवी प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है, जो कि डेट टाइम था मार्च 2019 में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहां भी अगर आप देखें तो कोटक का मानना यह है कि पिछले दिनों जो क्रूड में वॉलेटिलिटी थी उसके कारण पेट्रोल डीजल के सेल्स पे वॉलेटिलिटी हुई। और अगर हम नुकसान की बात करें तो अर्निंग्स बहुत ही हेवायर होती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। और अगर हम वैल्यूएशन देख लें बीपीसीएल, एचपीसीएल का, तो जो 2019 में इनका वैल्यूएशन था मार्च में, उससे 15 से 20% प्रीमियम पे ऑलरेडी सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ट्रेड हो रहे हैं। और अभी करंट वैल्यूएशन देख लें तो फॉरवर्ड बेसिस पे बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, इन सभी के जो पीज हैं वो एक्सपैंड हो चले हैं। खास करके बीपीसीएल और आईओसी 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कोटक के हिसाब से काफ़ी महंगे हैं। और आगे जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है इसका भी एक बड़ा रिस्क मार्केट इग्नोर कर रहा है। ओके, तो ये इनफैक्ट कुछ थोड़ी सी वार्निंग कोटक ने दी है, लेकिन ये एक पॉकेट है जहां पर हमने देखा है आप आंख बंद करके कोई भी स्टॉक उठा लेते 6 महीने पहले तो आपको तगड़े रिटर्न दे देता। मेरे को एक एक्चुअली में सवाल पूछना है अनुज से। मोदी जी ने सदन में कहा था कि पीएसयूज को आप जितनी गाली देंगे उतना ज्यादा चलेगा शेयर, तो वो क्या होल्ड करेगा? आजकल हो क्या गया है, वार्निंग किसी को सुननी ही नहीं है। आजकल तो ये हो गया कि जब तक वार्निंग आती रहेंगी तब तक चलते रहेंगे। ये स्टॉक एक्चुअली इनका टॉप तब बनेगा जब कोटक एक रिपोर्ट लेके आएगा कि कौन कौन से पीएसयू हमको बाय करने तो एक्चुअली उसका इंतजार करना जिस दिन वो लेके आएंगे ना कि थ्रोइंग इन द टॉवल, वो उस रिपोर्ट का टाइटल होगा। देखिए जो भी बात हो रही है मतलब उसमें हंसी मजाक में हो रही है, उनके आर्ग्यूमेंट से कोई वो नहीं है, मतलब आर्ग्यूमेंट सही बोल रहे हैं। जैसे आप मेंशन कर रहे थे सारे सही कारण इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। कारण सही है। असल में इशू क्या है ना, इस मार्केट में अगर आप कारण गिनाने बैठ जाएंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल जब IRFC का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हिट हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था कि 12 लोगों की कंपनी है, क्या मतलब प्राइस टू बुक हो गया इसका, क्या करेंगे। वो 1 लाख करोड़ वाली 2 लाख करोड़ हो गई मार्केट कैप। तो ये इस समय मोमेंटम है, यहाँ पर चल रहा है। और मार्केट ने एक बेट ली है इस समय, एक सॉवरेन बेट जो होती है ना, मार्केट ने ये बेट ली है कि पीएम मोदी का खुद का फोकस है इस समय पीएसयूज पर, तो इसके लिए पीएसयूज चलेंगे। और कुछ पीएसयूज में वैल्यूएशन कंफर्ट है, जैसे पीएसयू बैंकों में है वैल्यूएशन कंफर्ट। तो ऐसे कई पीएसयूज हैं जहां पर है वैल्यूएशन कंफर्ट। और काफ़ी पीएसयूज में डिस्काउंट सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो पीएसयूज थे। तो इसके लिए तो ये एक फैक्टर है। अब जैसे मैं एक बता रहा हूँ आपको, मैं जब हमारी बजट के बाद मैं कुछ लोगों से मिला था, वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि फॉर एग्जांपल कि वाई शुड SBI ट्रेड एट 1/3 द वैल्यूएशन ऑफ HDFC बैंक, जबकि पिछले 3 साल की आप अर्निंग्स देख लीजिए HDFC बैंक की और 3 साल की अर्निंग्स देख लीजिए आप SBI की। तो वाई शुड SBI नॉट गेट दैट वैल्यूएशन। तो अगेन इस समय फेज है लेकिन PSUs का, और जस्ट बिकॉज ये वार्निंग साइन से मुझे लगता है कि स्टॉक्स गिरेंगे। स्टॉक गिरेंगे लेकिन जब एकदम कंप्लीट पैराबोला बन जाएगा ना उसके बाद। दौर है और दौर चल रहा है और अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। शुक्रिया यतिन। और यतिन कुछ ही देर में जुड़ेंगे ऑफ कोर्स वो डीलिंग रूम का जायजा लेके, लेकिन इन PSU बैंकों पर ही एक बार टिप्पणी ले लें। रुचित, SBI है जो अच्छी तेजी में है, लेकिन कैनरा बैंक जहां पर वो स्टॉक स्प्लिट की तैयारी हो रही है, अगली बोर्ड बैठक में उस पर भी विचार होगा। स्टॉक आज 5% तक की गेंस दिखा चुका है, लेंगे नई पोजीशन? आई थिंक एज ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। सो यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो 520 के आसपास है, तो 520 के नीचे स्टॉप लॉस रखे एक लिमिटेड क्वांटिटी में। आई थिंक क्योंकि चल चुके हैं तो क्वांटिटी ज्यादा एग्रेसिव नहीं रखनी चाहिए, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो पोजिशनल मंथली चार्ट पे टारगेट प्रोजेक्शन स्टॉक का आ रहा है वो 580 से 590 के रेंज में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है, बट जस्ट बिकॉज मूव ऑलरेडी आ चुका है तो रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली अब यहाँ पे करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली करना होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, फिर शुरुआत करेंगे उसकी। राजेश पालवे जी आ रहे हैं आपके पास सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। मानस आज हमको देंगे चार्ट F&O सुपरस्टार। गाबा सर चार्ट का चमत्कार तैयार रखेंगे और गौरांग शाह से लेंगे मिड कैप फंडा। तो चलिए राजेश पालवे जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी हमें लगता है कि यहाँ पे पीडीलाइट पे फोकस करना चाहिए। पीडीलाइट में जिस तरीके से मूव बने हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी। 2700 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 68 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है पीडीलाइट का ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 2750 की तरफ। तो इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 85 से 90 की तरफ। ये
ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कॉल को बाय करने का करीब 60 रुपए के आसपास। ओके तो पिडिलाइट में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट पालविया जी यकीन मानिए मैंने अभी पिडिलाइट लिखा था आप ही के नाम के सामने कि इस पर एक मुझे व्यू लेना है और आपने दे दिया। तो 2700 का आप कह रहे हैं कॉल लीजिए, 68 पर है और यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तेजी की। मानस बताइए एफएनओ सुपरस्टार। देखिए एफएनओ सुपरस्टार में पीएफसी पे फिर से ध्यान देना चाहिए। देखिए पीएफसी लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। 3-4 दिनों से हाई लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन आज फाइनली एक ट्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पीएफसी के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 459 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 485 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पीएफसी के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप 470 वाला कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 16 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 29 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं आपको 470 के कॉल ऑप्शन में पीएफसी के। ओके पीएफसी, पिडिलाइट के बाद पीएफसी। गावा सर चार्ट का चमत्कार। वह चार्ट के चमत्कार का बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, बॉटम से अप्रोच, और वो है बजाज फाइनेंस। यहां पर ट्रेड कर रहा है 6728 पर ट्रेड कर रहा है बजाज फाइनेंस। स्टॉप लगाएगा 6640 का। अपमूव मिलना चाहिए। ये 6800 एक नियर टर्म टारगेट है, ये पार करके 6900 भी पॉसिबल है। एक्चुअली ये ट्रेड बीटीएसटी के तौर पे भी बन सकता है। तो यस अच्छे मूव है यहाँ से अगर बनता है तो बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मौका यहाँ पर दिख रहा है तेजी की पोजीशन। चलिए ये हो गया चार्ट का चमत्कार। गौरांग जी बताइए आज का मिड कैप फंडा। अर्शिता जी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स इसको पसंद किया हमने। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि की राय है और स्तर के रूप में अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं यहाँ पर और निवेशित रहते हैं तो 365 तक के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया। ओके क्रॉम्पटन 2 दिन से वीक है स्टॉक, लेकिन गौरांग सर की पिक इस समय इसको बाय करने की। चलिए आपको चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं। सबसे पहले राजेश पालवे जी ने पिडिलाइट यहाँ पर एक बाय कॉल लिया है ऑप्शन में 2700 कॉल ऑप्शन, 60 रुपये के स्टॉप लॉस, 85 और 90 के टारगेट। पीएफसी है मानस के पिक, लगातार पीएफसी मानस के पिक्स में रहा है वैसे, 459 के स्टॉप लॉस, 485 के टारगेट्स। बजाज फाइनेंस एक अग्रेसिव कॉल गावा सर की तरफ से, उनके वर्ड्स में अग्रेसिव, 2% ऊपर स्टॉक इस समय, 6640 स्टॉप और 6800 के टारगेट्स यहाँ पर। और क्रॉम्पटन कंज्यूमर ये है गौरांग के पिक इस समय मिड कैप फंडा में। मीनवाइल एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं। डेल्टा कॉर्प अभी भी 10% के सर्किट पे, अब आई थिंक 15 मिनट का एक मैंडेटरी कूल ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद शायद ये फ्रीज खुले, लेकिन इंटरेस्टिंग डे हाई पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। ये ध्यान रखिए डेल्टा कॉर्प में ये आखिरी सीरीज़ है एफ की, इसके बाद से ये स्टॉक एफ में रहेगा नहीं, तो इसके लिए इंटरेस्टिंग होगा। चार्टिकली यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है क्या राजेश पालवे जी डेल्टा कॉर्प पर? तो देखिए स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में बनी है। जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर बन रहा है हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट हर्डल है, सप्लाई जोन है, वो करीब 158 के आसपास है। हमें लगता है कि अगर ये लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में 180 185 की तरफ ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी यहाँ पे 144 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि 158 का ब्रेकआउट ये करते हुए दिखेगा आने वाले सेशन में। ओके तो आने वाले सत्र में 158 तक के लेवल्स दिखा सकता है, यहाँ पर मोमेंटम ज़रूर है। रुचित देखेंगे आप प्लीज एक्सिस और इंडसइंड बैंक ऊपरी लेवल से बार बार निफ्टी बैंक वैसे दबाव में है, लेकिन लास्ट 20 मिनट्स में हमने देखा है कुछ पोजीशंस फिर तेजी की जुड़ रही हैं। सो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर देखें तो रिलेटिवली अब तक एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है। एक्सिस बैंक मोर एक 1100 से लेके 1050 इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इवन इंडसइंड बैंक में जो रीसेंट पुलबैक मूव आया था उसमें प्रीवियस करेक्शन के 50% रिट्रेसमेंट के आसपास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया, तो मेरे हिसाब से एक फॉलोअप मूव का वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 46,000 पे कॉल राइटिंग काफी एग्रेसिव है, तो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स ही 46,000 अगर सरपास नहीं होता है तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस है मुझे लगता है कि टाइमिंग के लिए कंटिन्यू रह सकती है। सो बॉटम फिशिंग यहाँ पे नहीं, बट ये जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है इनको बेटर है कि ब्रेकआउट के बाद ही चेस करें। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, कल आने वाले नंबर्स की बात करते हैं। कल काफ़ी नंबर्स हैं, ग्रासिम है, बायोकॉन, यूनाइटेड ब्रूअरीज, आरती, हमने 4 पिक किए हैं, वैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं कल। तो सुमित से जानेंगे ग्रासिम और आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स, लेकिन पहले आशीष के पास चलते हैं। बायोकॉन और यूबीएल के नंबर्स कैसे रहेंगे ये जान लेते हैं। दोनों आशीष ने बहुत सही स्टॉक्स सेलेक्ट करे हैं अलग अलग सेक्टर से।
दोनों की जरूरत होती है। दोनों की जरूरत। दवा और दारू की। वैसे वैसे जो दो कंपनीज दी गई है ना मुझे, जिन पे प्रीव्यूज करने, बताना है नंबर्स कैसे हैं, वो वैसे भी इंटरेस्टिंग है। दोनों बेंगलुरु की कंपनीज हैं। बायोकॉन की जो सीएमडी है किरण मजुमदार शॉ, वो दरअसल यूबीएल के बोर्ड में है। उनके फादर जो थे रसेंद्र मजुमदार साहब, वो हेड ब्रू मास्टर थे यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के, और किरण के पास खुद भी एक मास्टर ब्रूअर की डिग्री है। तो इंटरेस्टिंग है। पहले रखिए यूबीएल, क्वार्टरली नंबर्स पे आ रहा हूं। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड है कल आने वाले नंबर्स से, बिक्री 12.5% जंप करती हुई आपको नजर आएगी। साल दर साल इन नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, और लार्जली ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि 5% के आसपास शायद साल दर साल वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले। 42 मिलियन केसेस के आसपास इस बार रिपोर्ट करें। मार्जिन्स तगड़ा उछाल दिखाएंगे, करीब 11.25 11.5% पे मार्जिन्स इस क्वार्टर पे पहुंचेंगे। पिछली बार 4.8% के थे। साल दर साल इवन क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में एक बढ़िया एक्सपेंशन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने सीएमडी से वास पे प्रेजेंट करा था अल्कोहल या अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज क्यों रडार पर रखनी है आपको। तब कहा था बार्ले जौ के जो दाम गिर रहे हैं, वो एक रिपोर्ट आई थी इंटरेस्टिंग। ये वही जौ के दाम जो गिर रहे हैं उसका भरपूर फायदा मिलना है। कुछ हद तक ग्लास प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं, और हाँ एफिशिएंसीज किक इन हो रही होंगी, इसीलिए मार्जिन्स में इस तरह का एक्सपेंशन है। मुनाफा 118 करोड़ रुपए क्लॉक करेगी। कंपैरिजन में 31 करोड़ रुपए का एडजस्टेड मुनाफा था। एडजस्टेड इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कुछ ऑपरेटिंग मॉडल में चेंजेस हुए थे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, उसका एडजस्टमेंट्स हुए थे। खैर 118 करोड़ के मुनाफे का नंबर पर नजर रखिएगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज शायद एक्सपेंशन मार्जिन्स में तगड़ा कर लाने वाला है। जहां तक बायोकॉन की बात है, एक्सपेक्टेड है कि आय में करीब 26% का जंप देखने को मिलेगा। इस तरह का परफॉर्मेंस क्यों? 3 वर्टिकल्स हैं, 3 डिविजन्स हैं। बायोलॉजिक्स की ग्रोथ अच्छी होगी। इनफैक्ट इनकी कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिलेंगे। पैक्फिलग्रास्टिम में, इंसुलिन ग्लार्गिन में प्राइसिंग इंप्रूव हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स में इन्होंने प्राइस इंक्रीज लिए थे, उसका फायदा मिल रहा है। जो जेनरिक्स का धंधा है, Q2 में प्राइस हाइक्स लिए थे तो इंपैक्ट पड़ गया था, वो वापस उभर रहा होगा, उसका फायदा मिलेगा। और इनकी जो रिसर्च सर्विसेज है, यानी कि जो लिस्टेड कंपनी सिंजीन है, उसका परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेड है कि इस बार स्ट्रांग देखने को मिलेगा। खैर इबिटा 32% का जंप, मार्जिन्स करीब 110 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे। स्ट्रीट की रेंज है 22 से 24% मार्जिन के आंकड़े की। हम बीच का मिड पॉइंट लेके चल रहे हैं 23% की एक्सपेक्टेशन। प्रॉफिट्स 190-195 करोड़ रुपए के आसपास आएंगे। क्या सुनना चाहेगा खासतौर पे स्ट्रीट? इनकी बायोकॉन मलेशिया, एशिया की लार्जेस्ट इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यूएस एफडीए के OAI ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड पे है, उसका अपडेट। डेट कैसे रिड्यूस करेंगे, बायोसिमिलर बिजनेस में पी इन्वेस्टर्स या फिर स्टेक सेल सिंजीन, उससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करेगी। तो ये दोनों परफॉर्मेंसेस आपकी स्क्रीन पे, दोनों में मार्जिन एक्सपेंशंस बढ़िया। ओके, तो बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। राजेश जी से एक बार बायोकॉन पर फटाफट से व्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक क्लोजली ट्रैक करते हैं। राजेश सातपुते से बताइए। सातपुते जी, ये तो आप आंख बंद कर क्या बता सकते हो अगला पड़ाव क्या रहेगा? इतना चार्ट आपको याद हो गया होगा। उनका जो सपोर्ट था वो करीबन 250 के आसपास था, जो इसका 200 डेज एंड आप कह सकते हैं 50-100, तो एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था। रही बात ब्रेकआउट की, तो 280 का ब्रेकआउट है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 340 का पोजिशनली। अगर स्विंग ट्रेड की बात करें तो 310, तो 310 एंड 340 प्लस ये इसके टारगेट होंगे। 40 देखते हैं नंबर्स पर कैसे रिएक्ट करेगा वो स्टॉक, और फिर अगले कल का ट्रेड लेंगे। फिलहाल आज कोई सुगबुगाहट नहीं है किसी तरह की प्री पोजिशनिंग की। अब चलते हैं सुमित के पास, और सुमित इनफैक्ट ग्रासिम, अल्ट्राटेक ये ट्रेड्स आ चुके हैं और कल ग्रासिम के नंबर्स आने वाले हैं। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? तो आशीष के पास दोनों यूबीएल और बायोकॉन थे, मेरे पास आए हैं ग्रासिम और आरती इंडस्ट्रीज, और ये सेक्टर सबको पता है किस तरह की सिचुएशन में भी गुजर रहा है। तो पहले ग्रासिम के नंबर्स की बात करते हैं। ग्रासिम के 2 सब सेगमेंट हैं, वीएसएफ और केमिकल, दोनों स्पेस हैं, और केमिकल की परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड खराबी होगी, लेकिन वीएसएफ की वजह से इनके जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है आपको। मुनाफा बढ़ता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले साल बेस क्वार्टर में एक 100 करोड़ का टैक्स एडजस्टमेंट था, उसको अगर हटा देंगे तो एडजस्टेड मुनाफा 160 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ है। ये अगर नहीं हटाएंगे तो 220 करोड़ से घटकर 200 करोड़ या 260 करोड़ से घटकर आपको मुनाफा कहीं 200 करोड़ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एडजस्टेड पैट और रिपोर्टेड पैट को आप
इस तरह समझेंगे कि 100 करोड़ का एक टैक्स एडजस्टमेंट है। अब बाकी नंबर्स पे आते हैं। 6450 करोड़ रुपए इनके आय का अनुमान है, जो कि करीब करीब 6200 करोड़ से बढ़कर आएगा। 480 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग मुनाफे के सामने करीब करीब 580 करोड़ रुपए का एक ऑपरेटिंग मुनाफा आएगा। मार्जिन 7.5% से बढ़कर 9% इस तिमाही में पोस्ट होने का अनुमान है। हालांकि अगर जो VSF स्पेस है वहां पर YOY बेसिस पे करीब 14-18% की ग्रोथ होगी और केमिकल स्पेस में YOY बेसिस पे 20% के आसपास की डी ग्रोथ होगी। तो VSF बचाएगा और केमिकल स्पेस के अंदर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। Q-on-Q नंबर्स पे प्रेशर देखने का अनुमान है, लेकिन YOY बेसिस पर एक अच्छे VSF ग्रोथ के दम पर एक नंबर बेटर साइड पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये ग्रासिम की बात हो रही है। अब दूसरा नंबर है आरती इंडस्ट्रीज का। आरती इंडस्ट्री केस में थोड़ा उलट है कि वहां पर जहां ग्रासिम के केस में आपको Q-on-Q नंबर में वीकनेस दिखेगी, आरती में Q-on-Q नंबर बेटर होंगे। मुनाफा 25% टूटने का अनुमान है, 137 करोड़ से 103 करोड़ रुपए। आय फ्रंट पर करीब करीब 1668 करोड़ रुपए के सामने 1599 करोड़ रुपए, ये एक आय का नंबर बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा, करीब 288 करोड़ के सामने 266 करोड़, और मार्जिन भी 17.5% से गिरकर 16-16.5% ऐसा कोटक इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज जो मानकर चल रहा है। Q-on-Q बेसिस पर नंबर थोड़े से बेटर करेंगे, क्योंकि 10% के आसपास Q-on-Q बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन भी Q-on-Q 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हुई है और थोड़ा सा जो स्टिफ कंपटीशन था फॉरेन मार्केट से वो भी थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन YOY बेसिस पे नंबर थोड़े सबड्यूड और Q-on-Q बेसिस पे पिकअप आएगा। तो ग्रासिम Q-on-Q वीक, आरती Q-on-Q बेटर, इस तरह से आप अनुमान लगा के चल सकते हैं। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती पर तो खैर 2-3 कॉल्स ऑलरेडी शो में आ चुकी हैं आज की ट्रेड में। केमिकल्स बास्केट में ये इकलौता स्टॉक है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में, और उसका रीज़न भी है, पिछले क्वार्टर इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। Q-o-Q फर्स्ट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट थे और मार्केट शायद यही एक्सपेक्ट करेगा कि शायद यहाँ से अभी ये स्टॉक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाए। लेकिन ग्रासिम पर एक व्यू ले लेते हैं। गाबा सर, ग्रासिम क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? लगता है ठीक है, साइडवेज जोन पर है, बाई मोड पर हो सकता है, 2110 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2100 का, 10 रुपया। एक बाउंस मिलेगा तो 2140 टू 2160, ये एक जोन है, यहाँ पर एक बार तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, क्योंकि साइडवेज जोन पर एक अप ट्रेंड खेल सकते हैं ग्रासिम। जी हाँ, थोड़ा हायर लेवल पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट्स की, सेक्टर्स की और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, ट्रेंड है क्या आपके पोर्टफोलियो में या अंडर कवरेज है क्या, और क्या व्यू रहेगा अब आज इतने शानदार नंबर्स के बाद यहाँ पर? अनुज फॉर्चुनेटली है और नंबर बहुत अच्छे थे। ट्रेंड के नंबर्स के अलावा, हालांकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन पे हम हमेशा डिबेट करते रहे हैं, बट एक हम जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी बजट के दौरान भी, एक जो ग्रोइंग अर्बन कंजम्पशन है, एस्पिरेशनल कंजम्पशन है मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, उसको परफेक्टली प्ले करता है। दूसरा ये अभी पूरा फोकस इनका, जो हमने मैनेजमेंट से भी पीछे इन्होंने इंटरेक्शन किया था, प्राइवेट लेवल्स पे कम, अपने लेवल्स पे ज्यादा है। अभी 4 नए प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं, जो कि मैनेजमेंट में अपडेट किया। ऑनलाइन पे फोकस नहीं करते हैं, मतलब उनका अपने रीजंस हैं, क्योंकि रिटर्न रेशियो 30% से ज्यादा है, तो टॉप लाइन में तो दिखता है, GMV में दिखता है, बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। और रियल एस्टेट को भी काफी रैशनलाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया, ईथॉस हो गया, एक जो राइजिंग एस्पिरेशनल कंजम्पशन ट्रेंड है अर्बन इंडिया में और मे बी स्लाइटली सेमी अर्बन में, उसका अच्छा प्ले है। वैल्यूएशन वाइज मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेच लेवल पे है, बट हमारा काफी टाइम से कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो हम फर्दर एडिशन नहीं करेंगे, बट जो गेन मिला है उसके लिए वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, दूसरा स्टॉक जो मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था, थोड़ा आज स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा हूँ मैं पहले ही, वो है पेटीएम। क्या आपने रिसेंट डेवलपमेंट के बाद कोई व्यू लिया है इस पर, और क्या व्यू होगा फिर? अनुज, मेरा ये मानना है कि जब भी रेगुलेटरी इंटरवेंशन होता है, चाहे वो पीछे येस बैंक में हुआ हो या कुछ NBFC में जिसमें काफी रेगुलेटर स्ट्रांगली एक्ट किया था, चाहे वो DHFL है, वहाँ पे वेट करना चाहिए इवेंट्स को अनफोल्ड होने में। हमें नहीं पता है कि पेमेंट बैंक लाइसेंस कैंसिल होगा, उसका बोर्ड सुपरसीड होगा नहीं होगा, तो ये एक तरीके से स्पेकुलेशन हो जाता है कि स्टॉक गिर गया है 40-50%, इसलिए एंटर करना चाहिए। आप चाहे तो एक जिसे कहते हैं हम ब्लाइंड कॉल ले सकते हैं, बट मेरा मानना है कि रेगुलेटरी केसेस में
इवेंट को पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल नहीं रहता है पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस, बोर्ड सुपरसीड होता है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, इक्विटी डाइल्यूशन होगा, कैसे होगा, वो समझना पड़ेगा। और फिर ये अगर माइनस वॉलेट एंड पेमेंट्स बैंक, ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर रह जाता है। बिल्कुल। गुरमीत एक सेकंड में, सॉरी एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास गुरमीत, सॉरी एक सेकंड में। प्राइम मिनिस्टर कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं पीएसयू कंपनियों को लेकर, एक बार पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूँ गुरमीत आपके पास। कहाँ छोड़ा था, कहाँ जाके लगाया हमने पहुंचाया। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो जहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो, तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर पैदा करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। जो आदरणीय सभापति जी, अब प्रचार किया जा रहा है, पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा, 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या कर रहे हो आप लोग। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयूज की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले, यानी 2014, 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था, और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। दस वर्ष में, हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है, और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को
उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला, और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूँ। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीज़ों का पता है। देवगौड़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीज़ों का पता है, तो हम इसका महात्मा समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूँ। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। ओके, तो हर्षदा अब समझ में आया पीएसयूज की रैली क्यों हो रही है। Actually. इतना बड़ा बुल है पीएसयूज का, मतलब देश के प्रधानमंत्री खुद इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं पीएसयूज के ऊपर, और वो नंबर्स के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं है मतलब हवा में बातें नहीं हो रही हैं, नंबर्स बताए उन्होंने, प्रॉफिट बताया उन्होंने कि लॉस से कितना बड़ा प्रॉफिट बताया है, नेटवर्थ बताया है पीएसयूज का। और जो बात उन्होंने कही कि फॉर एग्जांपल एलआईसी के बारे में बोला जाता था, बाकी कंपनियों के बारे में बोला जाता था,
वो बताया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने रीज़न बताए हैं कि क्यों ये PSUs की जो ये रैली है ये हवा में नहीं आ रही है ये, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। और स्टॉक्स ने देखिए क्या क्या मतलब रिएक्शन दिया है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये चीज़, वहाँ से स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, अगर आप देखेंगे जब पिछली बार बात हुई थी। और अब देखिए इवन LIC जिसके बारे में बोला था कि उसने बहुत पैसा डिस्ट्रॉय किया, अब ये भी चलने लगा। ऑब्वियसली शुरू में नहीं चला था लेकिन अब चलने लगा है, तो विदाउट अ डाउट मतलब बहुत शानदार मूव है। इनफैक्ट यही सवाल मैं गुरमीत से पूछने वाली थी। गुरमीत, आपने बयान सुने हैं और डेटा पॉइंट्स हम सबके सामने है, स्टॉक प्राइस में एक्शन जो आया है वो हमने देखा है, राइड भी किया होगा। आपके पोर्टफोलियो में कितने PSU शेयर हैं और अभी क्या और लेने बनेंगे? क्योंकि देखिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे तो यहाँ पर और तेजी हो जाएगी। नहीं, और शायद पहली बार है देश का प्रधानमंत्री PSC का TRI का टोटल रिटर्न बता रहा है। नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लकी रहे LIC में, जब करीबन 500-600 के लेवल पे था, हमने अपने कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में ऐड किया क्योंकि 0.5-0.6 की एम्बेडेड वैल्यू पे आ गया था। और प्राइवेट इंश्योरेंस जो थे वो अराउंड 2.5-3 टाइम्स, HDFC 3.5 टाइम था, SBI 2 टाइम था, ICICI लगभग 2.5-3 टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे था, तो नो ब्रेनर था। हालांकि नतीजे अगर आप देखेंगे LIC का मार्केट शेयर थोड़ा और कम हुआ है। नेट प्रीमियम कलेक्टेड अगर आप H1 देखेंगे तो 59% शेयर आ गया है 64-65% से। बट एक चीज अच्छी है, उनका जो VNB मार्जिन है वो अभी भी 14-15% बना हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं नॉन पार का शेयर बढ़ाने का, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिक्स करने का। एजेंसी नेटवर्क के अलावा भी दूसरे चैनल्स पे फोकस हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। अब जाके शायद 1 एम्बेडेड वैल्यू हुआ है, अगर आप 1000 रुपए के आसपास का भाव देखेंगे। SBI पोर्टफोलियो में बहुत समय से अच्छा कर रहा है। कुछ PSU स्टॉक्स डिफेंस साइड पे हम थोड़ा लकी रहे, चाहे वो HAL रहा हो, चाहे वो थोड़ा बहुत BL रहा हो। एक जगह जो मेरी अब नजर है, जो प्रधानमंत्री ने अभी अनाउंस किया है कि होम मिनिस्टर ने, सॉरी, कि म्यांमार बॉर्डर को भी फेंस करेंगे। लगभग 1600-1700 किलोमीटर है, पहले भी ये फेंसिंग हुई है 2-3 बॉर्डर्स में, और लगभग 6-7 करोड़ के आसपास पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बहुत सारे बेनिफिशरीज हो सकते हैं, सर्वेलेंस में और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में ज़ेन टेक्नोलॉजी हो सकता है। पीछे NBCC को काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था पिछले बॉर्डर में, हालांकि शेयर बहुत रन अप हो गया है। तो ऑर्डर अपॉर्चुनिटी बड़ी है और ये और ज्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी जो है फोकस में रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो स्पेस है इसको हम थोड़ा और स्टडी कर रहे हैं, शायद मैं भी अगले इंटरेक्शन में और बेहतर बता पाऊंगा इसके बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, पैसा बना है और शायद ये तेज़ी का सिलसिला जारी रहेगा। वैसे बायस तो अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर गुरमीत शायद हमने पहले चर्चा की है, सिरमा SGS। नंबर्स हमने देखे, मुनाफे पर प्रेशर आया, बाकी पैरामीटर्स पर ठीक है। ऐसा क्या आपने सुना है, क्या मार्केट ने पढ़ा है कि स्टॉक में आज 9-10% की गिरावट आए? ये भी एक परफॉर्मर रहा है एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक था पोस्ट लिस्टिंग। मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि आप देखिए कैसा रन अप हुआ है। जितने भी EMS, तो EMS को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, B2C और B2B। B2C में शायद डिक्सन और एम्बर और ये प्लेयर्स ज्यादा आते हैं। सिरमा थोड़ा सा डिफरेंट है, सीधा B2C नहीं है, मे बी B2B2C और B2B ज्यादा है। और वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा नहीं रहा, क्योंकि आप 3 डिजिट अर्निंग मल्टीपल में ट्रेड करेंगे तो सारी गुड न्यूज प्राइस पे थे। तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये बात मैं पहले भी बोलता आया हूँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन पे देखने का समय है। अगर आप 100-150 का अर्निंग मल्टीपल्स देंगे तो थोड़े बहुत बीच में ऐसे पुल बैक हो सकते हैं, बट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है EMS की मैं अभी भी मानता हूँ बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा सा टेक्सटाइल्स को लेकर थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है वहां पे बहुत मेजर चेंजेस आने हैं। हमारी ट्रेड ट्रीटीज होनी है। बांग्लादेश में वेज रिविजन हुआ है, लगभग 50% का वेज रिविजन हुआ है, और इसमें लेबर कॉस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो हम काफी सारे स्पेसेस को ट्रैक कर रहे हैं। KPR मिल्स है, गोकुलदास हमने काफी पहले एंटर कर लिया था। ये स्पेस मुझे काफी अच्छी लगती है और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू लेबर इंटेंसिव है, वुमन लेबर इंटेंसिव है। तो उस हिसाब से मेरे को उम्मीद है शायद और इनिशिएटिव्स अनाउंस होंगे। और अपैरल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है इतने इनिशिएटिव्स के बाद। तो ये अगर 1-1.5% भी बढ़ता है तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, पॉलीकैप पे अब क्या वापस कॉन्फिडेंस बन रहा है या अभी इग्नोर किया जाएगा कुछ टाइम के लिए? अनुज, हम जो पोजीशन है अराउंड 3-3.5% की पोर्टफोलियो में उसे मेंटेन करें। और मैं बार बार बोलता हूँ, बाजार आपको 2 मल्टीपल्स देता है, एक अर्निंग का देता है, एक गवर्नेंस का देता है। अर्निंग मुझे लगता है 20% से कंपाउंड करेगी, वहां पे मुझे लगता नहीं कि कोई कंसर्न दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने नतीजे काफी अच्छे थे। एक बार ये
साइज ऑफ द प्रॉब्लम कितनी है, कितना इनकम टैक्स रिलेटेड जो इशू है, कितना अगर पेनल्टी बनता है तो कितना बनेगा, जीएसटी इम्पैक्ट कितना है, वो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर इस पे क्लैरिटी आएगी तो जो वापस आपको वो जो 50 का मल्टीपल मिल रहा था 20-25 अर्निंग का और 20-25 गवर्नेंस का वापस मिल जाएगा, उस समय तक आप उतना ही ग्रो करेंगे जितना अर्निंग्स ग्रो करती है। उस हिसाब से स्टॉक्स फेयरली प्राइस्ड। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पे और ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स पर भी। मार्केट एक बार देख लेते हैं। फिलहाल 8 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक में बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। बाय द वे 170 पॉइंट का इजाफा आ चुका है और मिड कैप्स वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो इस समय अगर जोर तेजी का लग रहा है वो बैंकों की तरफ से आ रहा है। डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में हैं, जीएमआर इंफ्रा, और इसके बारे में थोड़ी देर हमने चर्चा भी की है, लेकिन ये स्टॉक में काफ़ी सारा आपको एफआई इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं, 94 से 96 तक के टारगेट्स वो यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और डीलर्स को लगता है बहुत जल्द कंपनी फंड रेजिंग अनाउंसमेंट भी कर सकती है, जिसके चलते स्टॉक में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा जो स्टॉक आज रेडार पे है डीलर्स के, वो हिंडाल्को। यहाँ भी डीलर्स को लगता है 615 से 620 तक के टारगेट्स आने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में 4% की आपने बढ़ोतरी देखी है फेब फ्यूचर्स में, और यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। ओके, हिंडाल्को बिल्कुल यहाँ पर, और जीएमआर एयरपोर्ट्स, इन दोनों पर। जीएमआर क्या फिनोमिनल स्टॉक रहा है वैसे पिछले कुछ दिनों में। चलिए बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं, फिर आज कल की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। गावा सर, क्या कैरी करेंगे, बाय या सेल? और वो होना चाहिए इंडस टावर। इंडस टावर में एक ब्रेकआउट मिला है और काफी हद तक एक्चुअली परसों एक सिग्नल दिया था इनिशियल, ट्रेड करा है 225.60 पर इंडस टावर। मेरे ख्याल से बहुत टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, समवेयर क्लोज टू 222, ₹3 का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है इंडस टावर के, वो मुझे लगता है 230 तक है, वहां तक जाना चाहिए। इंडस टावर बाय। टावर में कुछ देर पहले वो ब्लॉक डील्स रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन ध्यान रहे एफएनओ बैन में है, आपको लेना होगा ट्रेड तो क्लियरली कैश में ही लेना पड़ेगा। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? आप म्यूट पर हैं राजेश जी। सॉरी हर्षदा जी, देखिए हमारी नज़र बैंकिंग पे है, और पर्टिकुलरली आप देखिए कैनरा बैंक, एसबीआई। तो अगर दो में से एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू बेट ऑन एसबीआई। मेरा एसबीआई का टारगेट देखिए 700 का रहेगा, 678 पे ट्रेड हो रहा है। बीटीएसटी करे, स्टॉप लॉस रखे 670 का। चलिए, ये राजेश जी की ट्रेड। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? एशियन पेंट्स पे अनुज जी ध्यान देना चाहिए। एशियन पेंट्स काफी करेक्ट हो चुका है, बट लोअर लेवल पे अब 60 मिनट चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, तो आई थिंक ये एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे एशियन पेंट्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 2964 का इस फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाइए, और 3040 के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो 3000 के ऊपर 3040 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। रुचित, आपका ट्रेड? जी, एनबीएफसी स्पेस में से मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने अपने 100 डेज के ईएमए से एक पुल बैक मूव आज दिखाया है, और ये और एक्सटेंड होकर 1545 से 1550 के रेंज हम कल के सेशन तक देख सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करके जाए, 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 1450 के अराउंड पहले टारगेट्स रहेंगे, और इनकेस वो टारगेट्स वो लेवल्स भी सरपास हो जाते हैं तो 1470 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए राजेश पालवे जी, आपका बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड? अनुज जी, बीटीएसटी में बैंकिंग और पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक यहाँ पे बीटीएसटी की सलाह देंगे। स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखने को मिला और डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं, ये इसके बीटीएसटी के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें जो आ सकते हैं 570 की तरफ स्टॉक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 549 के आसपास। तो कैनरा बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, 6% भागा है, लेकिन अब भी आगे तेजी ही कैरी करेंगे। ये है फिलहाल वो बीटीएसटी ट्रेड्स, क्लियरली बाय साइड की ही पोजीशंस बनती हुई, लेकिन आप गौर करिएगा अब तक निफ्टी को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन अनुज पिछले 20 मिनटों में निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर 45,824 पर। निफ्टी भी स्टडी है करीब 21,930 के आसपास। कैसे रेट करें इस क्लोज को? नहीं, देखिए लास्ट की जो मूव आई है बैंक निफ्टी में वो एक्सपायरी ड्रिवन है, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत शॉर्ट किया हुआ था इसको, इसकी वजह से आज तक कैरी करना है लॉन्ग पोजीशन। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि मेरा कन्विक्शन अभी भी निफ्टी में ज़्यादा है, भले ही आज की क्लोज निफ्टी की बैंक निफ्टी के मुकाबले ख़राब रही हो, लेकिन ये क्लोज जो है ना मेरे लिए ख़राब नहीं है, क्योंकि मार्केट डे लो पर नहीं बंद हुआ है, डे हाई पर ऑब्वियसली नहीं बंद हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार है। लॉन्ग कैरी करें, अपना स्टॉप लॉस ले आएँ अब 21,805 पर।
क्लोजिंग बेसिस पर। इंटरडे में एक आध बार हो भी सकता है कि हिट भी हो जाए। और कल एक चीज़ का ध्यान रखिए, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो माइनर इरिटेंट है, हो सकता है बीच में एक आध बार के लिए आपको शेकआउट कर भी दे उस पॉलिसी की वजह से, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉलिसी के बाद मुझे लग रहा है फिर मार्केट में बड़ी रैली आएगी। पॉलिसी के बाद मार्केट में उसके बाद कोई बहुत बड़ा ट्रिगर बचेगा नहीं, और उसके बाद मुझे लगता है मार्केट का अगला ट्रिगर सीधा इलेक्शन ही होगा। जब तक ब्रेंट क्रूड प्राइसेस $80 के नीचे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है मार्केट के ऊपर, और मैं लॉन्ग कैरी करने की एक व्यू रखूँगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी पर ज़्यादा कन्विक्शन है। बैंक निफ्टी के लास्ट के 1 घंटे के मूव से मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव है, एक्सपायरी की वजह से आया हुआ मूव है। कॉन्फिडेंस अभी भी निफ्टी में ज़्यादा है कंपैरेटिवली। निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा। निफ्टी बैंक में जो भी उछाल आ रहा है वो प्राइमरीली एक्सपायरी लेड है। और ऑफ कोर्स एसबीआई पर एक बार फिर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर नियरली 4% के गेंस पर एक क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेश 52 वीक हाइस पर, इसीलिए कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, क्योंकि पीएसयूज की हम इतनी चर्चा कर रहे थे, एक बार दिखा दीजिए वो पीएसयू स्टॉक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद कितना एक्शन आया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोल इंडिया पर ये भी फ्रेश 52 वीक हाई पर है, करीब 5 रुपए की बढ़त, 1% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर स्पाइक आना शुरू हुआ। ओएनजीसी में हल्का सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑयल इंडिया देखिए, ऑयल इंडिया देखते ही देखते करीब 2% के गेंस पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर क्लियरली वो स्पाइक्स बने हैं। मानस, ऑयल इंडिया में कोई ट्रेड लेना बनता है, कैरी करना बनता है क्या? लिए तो लिया लोगों ने स्क्रीन पर, अब तो बिल्कुल कैरी करना चाहिए। अगर हम ऑयल इंडिया के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और जो ब्रेकआउट मेरे ख्याल से अभी 2 मंथ पहले स्टॉक में देखा गया था, उसके बेसिस पे एक टारगेट सेट करने होंगे तो 525 रुपए के आसपास आते हैं। लेकिन ये सही समय है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज करके और 460 के नीचे लगा लें। ओके, तो कैरी कीजिए। 500 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है। स्टॉक में एक अच्छा स्पाइक आया है, बाकी सभी सरकारी काउंटर्स के साथ। अच्छा, जो बैंकों में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक के भी अंश देखने को मिलेंगे आपको। कुछ देर पहले हम एक्सिस और इंडसइंड आपके सामने पेश कर रहे थे, लेकिन कोटक पर जाते जाते पालविया जी अगर एक राय दे दी जाए, 1796 पर आज का क्लोज आ सकता है। एक रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी, बट अभी भी देखें तो यहाँ पे मेजर इसके में जो हर्डल बना हुआ 1820 1825 के आसपास है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते, कोटक बैंक में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखेगा स्टॉक। डाउन साइड में जरूर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1760 के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर रहेगा, देयर इज अ चांस कि अटेम्प्ट करेगा पुल बैक के। 1825 के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव जरूर बनते हुए दिख सकता है। ओके, मीनवाइल ट्रेंड देखिए, अब 3600 क्रॉस कर गया और एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर बंद होने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब क्या है, कल फिर एक और गैप अप मिलेगा यहाँ पर, और कल मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 3800-3900 तक के लेवल भी एक बार के लिए टेस्ट करे, और इस सीरीज़ में शायद एक बार 4000 भी चला जाए तो हैरानी होगी नहीं मुझे, क्योंकि नंबर्स वाकई में बहुत शानदार थे। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बैन का अपडेट बता देते हैं। डेल्टा कॉर्प बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, और ये शायद इसके बाद वैसे ही सीरीज से बाहर जा रहा है, तो जो भी पोजीशन लेनी है वो आज ही ले सकते हैं आप। उसके अलावा सेल 110%, बलरामपुर चीनी 104%, और फाइनली बैन से बाहर आने की तैयारी हो रही है जी एंटरटेनमेंट की। 83% पोजीशन पर आ गया जी एंटरटेनमेंट, तो ये बैन से बाहर आने की तैयारी है। जी हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस क्लियरली हल्की हुई हैं, उसका फायदा मिला है। एलआईसी को लेकर एक फ्लैश भी आ रहा है। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा आ रहा है। जनवरी प्रीमियम करीब 2% बढ़ा है। इंडिविजुअल एपीई में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है। ये अक्रॉस द बोर्ड इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है। एलआईसी पर एक ट्रेड ले लिया जाए जाते जाते। रुचित, ये आज का क्लोज 1000 के ऊपर 1044 पर क्या इंडिकेट कर रहा है चार्ट पर? अगला पड़ाव क्या रह सकता है? तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो रिसेंट वॉल्यूम्स ये स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी होने के बावजूद अभी भी हो रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक में करंट लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है। सो आई थिंक रिट्रेसमेंट्स अगर मैं प्रीवियस करेक्शन के लूं तो लगभग 1080 1090 के आसपास के शॉर्ट टर्म के टारगेट स्टॉक में बन सकते हैं। तो कोई पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 1090 या 1100 के आसपास के शॉर्ट टर्म के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ बताता हूँ हर्षिता, 6 महीने बाद हम इस बारे में बात कर रहे होंगे। आपको आज इससे बड़ा ट्रिगर नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने खुद आके एक एलआईसी के बारे में इतना बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया आपको। मतलब खैर इसका इस पर मैंने एक रील भी बनाई थी अभी लास्ट वीकेंड पे, क्योंकि इसका प्राइस पैटर्न मुझे बिल्कुल हुडको जैसा दिख रहा था। प्लस प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इसकी अभी भी बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी कम है। फॉरगेट प्राइवेट प्लेयर्स, एसबीआई लाइफ का आधा है प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू। तो ये मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ से भी शायद
चलने को तैयार है। 2-3 स्टॉक्स की और बात करते हैं, फिर वॉल पे जाएंगे हर्षिता के पास क्लोजिंग के लिए। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम। अच्छा, SBI लेकर आएंगे। SBI कल हमारी बात हुई थी शो में कि यहाँ से चलने को तैयार है, वीरों ने उसको स्पॉट किया था। उसके बाद हमने मेरे ख्याल से लास्ट के आधे घंटे में 5 या 6 बार रिविजिट किया था इसको, और आज देखिए शानदार मोमेंटम, फ्रेश ऑल टाइम हाई 677 पर। गाबा सर क्या तैयार है 700 के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पर जो इतना मूव मिला है, बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। कल इसका बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, ट्रेड करा 676, 700 तो लॉजिकल है, लेकिन और भी हायर जोन देखेंगे क्योंकि जो उसका वीकली चार्ट है बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकआउट है ना हायर टाइम फ्रेम, मेरे ख्याल से 700 पार कर देगा। इसके बाद 700 पार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो SBI में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई जरूर दे रही है। चलिए वॉल की तरफ रुक करते हैं। देखिएगा आप निफ्टी का हाल 21,943 के आसपास 13 पॉइंट की बढ़त। मिड कैप इंडेक्स करीब 162 अंकों के गेंस पर आता हुआ, निफ्टी बैंक आई बेग योर पार्डन 162 अंकों के गेंस पर आता हुआ, और मिड कैप इंडेक्स में फिर लग गए हैं पंख, करीब 400 पॉइंट की तेजी यहां पर बनती दिखाई दी है। ये है फिलहाल आपके लिए अपटिक। इस समय स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में रहा है आज पूरा दिन, और पूरा जोर जो आया है वो निफ्टी बैंक में आता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक्सपायरी का इम्पैक्ट रहेगा। और कुछ स्टॉक्स जो आज सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब थे, आज का तो सुपरस्टार तो ट्रेंड ही है। नतीजे बेहद जोरदार रहे। हमने देखा है EBITDA में 94% का इजाफा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब बढ़ते हुए, तो जाहिर तौर पर स्टॉक ऊपर भाग रहा है। 3620 और लगभग 19% की तेजी पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज का तगड़ा परफॉर्मर। इसके पीछे डेल्टा कॉर्प जो एक कंप्लीटली वॉश्ड आउट काउंटर था, वो GST वाली डिमांड नोटिस के बाद आज थोड़ी सी जान में जान आई है और स्टॉक भाग गया करीब 10%। ऐसी खबरें हैं और ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही कि शायद कुछ राहत आ सकती है इस GST वाले मामले में, तो स्टॉक 150 के आसपास क्लोज दिखाने में कामयाब रहा है। लेकिन आज सरकारी बैंक वो हीरो रहे हैं। PSU बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, कहाँ दिग्गज और कहाँ छोटे, सब में तेजी बनती दिखाई दी। 3.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है PSU बैंक इंडेक्स में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स लीडर ऑफ द पैक है आज के 4% के गेंस के साथ। ध्यान दीजिएगा आज कैनरा बैंक के मूव पर, जहां पर स्टॉक स्प्लिट की तैयारी हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा आपके यूको बैंक के मूव पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मूव पर। IOB जैसे बैंक्स भी आज जोरदार तेजी दिखाते हुए नजर आए। इनफैक्ट 20% के अपर सर्किट पर यूको जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर बहुत बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। कुछ और काउंटर्स जो चले हैं आज, उसमें ऑफ कोर्स हमने थोड़ा सा फ्लेवर देखा है। ग्रासिम में थोड़ी सी तेजी JSW स्टील में आती हुई दिखाई दी। हिंडाल्को जाते जाते तेजी की पोजीशंस दिखा रहा था। तो ये कुछ हैवी वेट्स थे जहां पर ट्रेंड अच्छा खासा मजबूती का बना है। आप लेकिन गौर करिएगा सेल साइड के ट्रेड्स कहां पर आए। IEX में हमने देखे फिर से क्रैक्स। नवीन फ्लोरीन कमेंट्री थोड़ी खराब रही है, थोड़ी नहीं काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद भी वो स्टॉक इनफैक्ट करेक्शन में। तो केमिकल साइड में हमने देखा है पॉकेट्स में बिकवाली की पोजीशंस अब भी परसिस्ट कर रही हैं। तो ये इनफैक्ट आज की स्थिति रही। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप। आज इनफैक्ट IT काउंटर्स भी कुछ मुनाफा वसूली के तरफ थे। TCS हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, इनमें हमने देखा है कुछ बैकफुट पर ट्रेड। निफ्टी बैंक रिकवर हो गया, लेकिन HDFC बैंक अभी भी 1% नीचे जाकर टिका हुआ है। तेजी कहां पर थी? SBI, JSW स्टील, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में HDFC लाइफ में तेजी की पोजीशंस आई। आज एशियन पेंट में अच्छा खासा मूव आया है। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स तेजी के। ब्रिटानिया के वॉल्यूम्स को देखकर फिर कुछ अक्यूमुलेशन आया, करीब 1.5% का इजाफा इधर। नेस्ले परफॉर्मेंस डिसेंट था, ओके था, ज्यादा ग्रेट नहीं, लेकिन यहाँ पर भी 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल आज के लिए आपका एक्शन। बैंकों की अगुवाई में, दरअसल सरकारी बैंकों की अगुवाई में वो पूरा एक्शन तेजी की तरफ रहा, तो दूसरी तरफ ऑफ कोर्स IT कंपनियां जो थोड़े से बैकफुट पर थी। आज निफ्टी को हम छोड़ जा रहे हैं करीब 21,948 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक करीब 45,905 के लेवल्स पर। देख लेते हैं इस बीच सीधा सौदा में जो मुकाबला आशीष और नीरज के बीच रहा।
कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए। 2 स्टॉक्स जो नीरज ने पिक किए थे, दोनों ही अपर सर्किट पर, एक जैगल प्रीपेड, एक EIH। नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे, अच्छे नतीजों पर तो वैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन भी भागा था। आशीष के टीम के परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और यहाँ पर काइनेटिक इंजीनियरिंग अपर सर्किट पर, बिरला केबल, BF यूटिलिटीज और ऑफकोर्स मैक्स फाइनेंशियल, वो एक्सिस बैंक जो हिस्सेदारी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, तो उसके चलते हमने देखा है तेजी बनती दिखाई दी है। ओके चलिए फिर ये इस समय की आज की मार्केट की समरी। मीनवाइल जब मार्केट बंद हो रहा था उस समय डेटा आए थे इंश्योरेंस के प्रीमियम डेटा हजदा। कल मेरे ख्याल से स्टॉक वापस फोकस में रहेंगे क्योंकि LIC का प्रीमियम 27% बढ़ा है और HDFC लाइफ का 2% बढ़ा, ICICI प्रू का 9% बढ़ा, मैक्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बढ़ा 51%। लेकिन फिर ये स्टॉक्स कल मेरे ख्याल से फोकस में रहेंगे। कल एक्सपायरी भी है और कल ऑफकोर्स पॉलिसी भी है। चले तो फिर कल मुलाकात होगी कई सारी खबरों के साथ, कई न्यूज़ का तड़का रहेगा। जाते जाते वैसे पावर ग्रिड के भी नंबर्स आ रहे हैं, मैं एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ। मुनाफा बढ़ा है 4000 करोड़ के ऊपर आता हुआ, तो वो एक पॉजिटिव ज़रूर है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा आज फीका था। कल देखेंगे, डिटेल में विश्लेषण करेंगे। मुलाकात होगी कल सुबह सवेरे मॉर्निंग कॉल में आप सभी से, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।